गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम पंचायती राज का टॉप एमसीक्यू करने वाले हैं। और अगर आप अंत तक बने रहोगे तो हम ग्राम पंचायत के साथ साथ जनपद पंचायत और जिला पंचायत के प्रश्न भी बना लेंगे। पहले तो हमको ग्राम पंचायत बनाना है। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, ग्राम पंचायत के साथ जनपद और जिला पंचायत के लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे। तो जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं वीडियो को क्या करेंगे, तुरंत शेयर कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें और आज के क्लास को देख सके और इसका जो है फायदा हो सके सभी को। ठीक है, चलो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ग्राम पंचायत से शुरू करना है कि ग्राम पंचायत, देखो इससे पहले मैंने ग्राम सभा का क्वेश्चन करा दिया था और बहुत ही डिटेल में कराया था। पंचायती राज को भी मैं क्या करूंगा, डिटेल में क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब फास्ट ट्रैक नहीं चलेंगे हम, क्योंकि जो प्रशासन वाले क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े टफ होते हैं और इसको समझ बूझ कर बनाना होता है। ठीक है, तो समझते बूझते हुए बनाएंगे बढ़िया। ठीक है भाई, सब तैयार है? चलो सब तैयार है। चलो क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ एक पंचायत प्रणाली संचालित करता है। किस तरह की पंचायत प्रणाली छत्तीसगढ़ संचालित करता है? तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली है, 3 स्तरीय है। और ये 3 स्तरीय में कौन कौन से होंगे भाई? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर जनपद पंचायत है और जिला स्तर पर जिला पंचायत है। और जिला पंचायत की संख्या हो गई है अब 33। ठीक है, 33 जिलों में 33 जिला पंचायत। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है। जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इनमें से कौन सम्मिलित है? देखिए, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जो पंचायती राज की व्यवस्था की गई है वो पंचायत कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो नगर पंचायत है ये इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नगर पंचायत हो, नगर पालिका परिषद हो या नगर निगम हो, ये नगरीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए होता है और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन के लिए ग्राम, जनपद और जिला पंचायत होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, नगर पंचायत इससे मैच नहीं करेगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, ग्राम, जनपद और जिला। ग्राम, जनपद और जिला ये तीनों क्या है, सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन इससे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, चौथा क्यों नहीं मैच हो रहा है, समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बताइए, पंचायतों के न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है? तो ग्राम पंचायत में कम से कम कितने पंच हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने पंच हो सकते हैं या सदस्य भी बोलते हैं इनको। जनपद पंचायत में कितने सदस्य, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं। और जिला पंचायत में न्यूनतम और अधिकतम कितने हो सकते हैं। 6 ऑप्शन है, 3 सही होंगे और 3 गलत। ठीक है, तो इसमें से छांटना है। हाँ जी, पूरा तैयारी हो जाएगा। आपको थ्योरी क्लास बस आपको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरी क्लास जो है वो आपको अटेंड करना पड़ेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। 3D 1, 3, 5 बोल रहे हैं, मतलब ग्राम पंचायत में संख्या 10 से 20 हो सकता है, जनपद में 10 से 20 और जिला में 10 से 35। तो गलत हो गया जी, डी ऑप्शन जो बता रहे हो ये तो गलत हो गया। ग्राम पंचायत में 10 से 20 हो सकता है, सही है। ठीक है, जनपद पंचायत में 10 से 20 होता है कि 10 से 25? तो जनपद पंचायत में होता है 10 से 25 और जिला पंचायत में होता है 10 से 35। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा सही होगा? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर सही होगा ऑप्शन ई वाला। 1 सही है, 4 सही है और 5 सही है। ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या 10 से 20,
जनपद पंचायत में 10 से 25 और जिला पंचायत में 10 से 35 होता है। तो 20, 25, 35 दो तीन बार बोलो, याद हो जाएगा। 20, 25, 35 याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर सदस्य जो है वो 100 की संख्या पर बनते हैं। कितने की संख्या पर बनते हैं? 100 की संख्या पर एक सदस्य होता है। जनपद पंचायत में 5000 लोगों पर एक सदस्य और जिला पंचायत में 50,000 लोगों पर एक सदस्य होता है, ठीक है, एक प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो 100 लोगों पर जो एक सदस्य, 100 लोगों के बीच से जो एक सदस्य चुना जाता है उसको हम पंच कहते हैं। 5000 लोगों के बीच से एक चुना जाता है उसको हम बीडीसी कहा जाता है, जनपद पंचायत सदस्य। और 50,000 लोगों के बीच से एक जो चुना जाता है उसको डीडीसी कहा जाता है, जिला पंचायत सदस्य, ठीक है। जय जोहार। चलो तो आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया कि ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत में 10 से 20 सदस्य होते हैं, जनपद में 10 से 25 और जिला पंचायत में 10 से 35। क्वेश्चन थोड़ा आराम से ही बनाएंगे, चीजों को समझते हुए बनाएंगे, ठीक। यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो उस पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी? तो अगर 1000 है, मान लो 1000 जनसंख्या है तो 100 पर 1, तो 1000 मतलब 10 लोग होंगे। लेकिन संख्या यहां पर 1000 से अधिक है, तो अगर 1000 से अधिक है तो कितना है नहीं बताया गया। हो सकता है 2000 हो, 1500 हो सकता है, 1700 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। तो क्राइटेरिया क्या बोलता है? क्राइटेरिया ये बोलता है कि ग्राम पंचायत में कम से कम 10 लोग होंगे, कम से कम 10 लोग होंगे, अधिकतम 20 हो सकते हैं। अब जनसंख्या कितनी भी हो जाए, अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम 20 हो सकते हैं। तो धीरे धीरे सौ की जगह 1000 होना चाहिए। नहीं जी, आप बुक से रट के बोल रहे हो, पता है, यहां पर आप इसको देखकर बोल रहे हो। ये प्रत्येक 1000 पर एक ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। रट के मुश्किल हो जाएगा, आप समझने की कोशिश करो। 1000 पर एक ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। और एक वार्ड जो है 100 लोगों से मिलकर बनता है, इसीलिए मिनिमम संख्या 10 है। तो 100 पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है। समझो यहां पे चीजों को, ठीक। वो वहां पर लिखी हुई चीजों को देखोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, दिमाग जहां पर लगाना है यहां पर लगाइए, ठीक है। आगे मामला समझ में, यहां को देख कर नहीं बोलना है। 100 लोगों का एक वार्ड होता है, ठीक है। एक पंच एक वार्ड से चुना जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में तो ऐसा चलता है, तो ऐसे ही याद रखना होगा आपको, ठीक है। अभी तक 1000 पढ़ाई किए थे, गलत किए थे, बताए। एक पंच 100 लोगों के बीच में से चुना जाएगा, 1000 नहीं। 1000 पे तो सीधा ग्राम पंचायत बन जाता है जी, ठीक है। यहां पर 1000 पर एक ग्राम पंचायत लिखा हुआ है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। जब यहां पर 5000, जनपद पंचायत में 5000 पे एक व्यक्ति चुना जाएगा, जिला में 50,000, लेकिन ग्राम पंचायत में याद रखना 100 लोगों पर एक आदमी चुनता है, उसी को पंच कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज के लिए चिंता मत करो, जो आपको बता रहा हूं, ठीक है, वो सत्य है। उसके लिए आपको कहीं से कुछ भी, पंचायती राज के लिए आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वैसे पढ़ना चाहो तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, इलाहाबाद पब्लिकेशन का छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 आता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये बुक है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। एक तरफ इंग्लिश में दिया है और दूसरी तरफ हिंदी में दिया है। तो अगर आपको अधिनियम को डिटेल में पढ़ना है, जितने भी धाराएं हैं, तो आप इस बुक से पढ़ सकते हो। मैं तो इसी बुक से आपको पढ़ाता हूं भाई, ठीक। अगर एक ग्राम पंचायत क्षेत्र की, हाँ, लेकिन इस पर लैंग्वेज थोड़ा टफ है, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज समझ में ना आए तो पहले आपको थ्योरी क्लास अटेंड करना होगा, और उसके बाद जब आप इस बुक को पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि उसी से मैंने नोट्स बनाया है इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए। यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र में, क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो उस पंचायत में वार्डों की संख्या अधिकतम तो हमारे पास 20 ही है। एक ग्राम पंचायत में 20 से ज्यादा पंच नहीं हो सकते, संख्या कितनी भी हो जाए, ठीक है।
20 से ज्यादा पंच नहीं हो सकते। चलो, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो भाई, सरपंच का चुनाव होता है, ठीक है, जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव होता है, जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव होता है, ठीक है, ऑप्शन। अच्छा, उप सरपंच जो है ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, इसीलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 में कंफर्म नहीं है। कहां कंफर्म नहीं है जी? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हो? 4 3 तो ऐसे कंफर्म करने वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में कंफर्म हो रहा है 1000 से अधिक हो तो, कम नहीं बोला है, 1000 से अधिक बोला है। अगर 1000 जनसंख्या होगी तो 100 पे एक व्यक्ति है तो 1000 पे 10 व्यक्ति होगा, लेकिन 1000 से अधिक बोल रहा है तो 11 12 13 कितना भी हो सकता है। अधिकतम कहां तक जा सकते हैं हम? 20 तक जा सकते हैं। जो भी डाउट है बेहिचक पूछिए, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा आप फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है, जितने बार पूछेंगे उतने बार मैं आपको बताऊंगा, है ना, बिल्कुल क्लियर करूंगा आपके डाउट। आया मामला समझ में? 1000 से अधिक बोल रहा है। अगर 100 पे एक पंच बनता है तो सीधी सी बात है 1000 पे 10 पंच होंगे, और ये मिनिमम संख्या है, मिनिमम 10 पंच होने चाहिए। अब अगर 1000 प्लस हो गए तो 10 से 20 का क्राइटेरिया, तो अधिकतम 20 लोग ही हो सकते हैं। आगे समझ में? ठीक है, चलो, तो मामला समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? तो देखो भाई, लगभग सबका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब ग्राम सभा के सभापति बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर स्थिति थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन यहां पर हम लोग उप सरपंच, देखो इसमें हम लोग श्योर नहीं है कि ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होगा वो सभापति जो होगा वो कौन होगा, ठीक है, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र का बोल रहा है, सामान्य क्षेत्र का बोल रहा है, वो अलग चीज है, क्योंकि ग्राम सभा हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें से हमको क्लियर पता है कि उप सरपंच जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है, तो जिसमें श्योर नहीं है वो तो छूट ही जाएगा। लेकिन उप सरपंच जो है पता है बिल्कुल अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसका मतलब सीधी सी बात है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। उप सरपंच हो, जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। चलो, पंचायती राज संस्था में कौन 2 पद धारण करता है? इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 2 पद धारण करता है? ठीक है, कौन ऐसा है जो 2 पद धारण करता है? तो देखो, उप सरपंच एक ऐसा व्यक्ति है जो पंच रहता है। अब पंच लोग अपने में से ही क्या करते हैं? एक उप सरपंच बनाते हैं। पंच लोग अपने में से ही मिलकर क्या करते हैं? एक उप सरपंच का चुनाव करते हैं। ठीक है भाई, तो इसी तरह से क्या होता है, पंच जो है वही उप सरपंच बनता है, तो दोहरी जो उसकी जिम्मेदारी होती है वो दोहरी हो जाती है, पंच के रूप में भी और उप सरपंच के रूप में भी। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो मिल गया। अब देखो, जनपद पंचायत का अध्यक्ष हो या जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हो, जनपद पंचायत का अध्यक्ष हो या जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हो, जो जनपद पंचायत सदस्य है अपने में से ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और जिला पंचायत के सदस्य भी अपने में से ही मतलब समझ रहे हो,
जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में 10 से 25 सदस्य हैं और इसमें 10 से 35 सदस्य हैं। तो ये सदस्य अपने में से ही बीच में से ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो सीधी सी बात है, जो अध्यक्ष बनेगा वो एक सदस्य भी है, तो ये भी दो पद धारण किया। जो जिला पंचायत का उपाध्यक्ष है वो जिला पंचायत का सदस्य भी है, तो वही उपाध्यक्ष भी बन रहा है। ठीक है, मतलब इन्हीं में से कोई उपाध्यक्ष भी बनेगा, तो सदस्य भी और उपाध्यक्ष भी है, तो दो तरह के पद धारण कर रहा है। इसीलिए आंसर होगा 2, 3, 4, जिसमें सही है ऑप्शन सी। आया मामला समझ में। सरपंच एक ही पद धारण करता है भाई, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है। ये कोई पंच नहीं होता, ये क्या होता है, सरपंच। ठीक है, समझ रहे हो, सरपंच है भाई। चलो आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है। देखो यहां पर गलत पॉइंट पूछा है, और जब भी गलत बोले, ठीक है, एकदम अंडरलाइन कर लेना भाई, पहले एकदम से अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि पंचायती राज में जहां पर गलत पूछ दें मामला वहीं गड़बड़ा जाता है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, बिल्कुल, न्यूनतम 10 होते हैं और अधिकतम 20 हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। गलत, ऐसा मनोनयन वाला प्रावधान नहीं है ग्राम पंचायत में। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है। क्यों नामित करेगा भाई, बताओ। जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है वो 5 पंचों को क्यों नामित करेगा, ऐसा कोई प्रावधान कहीं पर भी नहीं है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, बिल्कुल, न्यूनतम 10 हो सकते हैं, अधिकतम 20 हो सकते हैं, तो ये सही है। आ रहा है मामला समझ में, कैसे पढ़ पढ़कर सही गलत को टिक करना है। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉट द्वारा निर्णय होता है। तो बिल्कुल, अगर सेम निर्णय आ गया तो क्या करेंगे, लॉटरी निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लॉटरी निकालते हैं। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं। गलत, जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो बैठक में भाग तो ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते, इसीलिए 6वां पॉइंट गलत हो गया। तो पहला, चौथा, 5वां जो है वो सही है। उस हिसाब से ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन, अच्छा सही नहीं पूछा था, गलत वाला पूछा था, ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है। 2, 3, 6 कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी आएगा। 2, 3 और 6 गलत है। क्लियर, गलत पूछा। मैंने बोला ना कि एग्जाम में पंचायती राज के क्वेश्चन में अगर नहीं है बोल दे, सही नहीं है, तो पहले उसको अंडरलाइन कर ही लेना। अगर अंडरलाइन नहीं करोगे बाद में पछताओगे। जैसे अभी 1, 2, 1, 4, 5 सही हुआ, हम ढूंढने लगे भाई। अगर 1, 4, 5 ये पहला ऑप्शन होता तो हम इसी को टिक कर देते एग्जाम में। ऐसी हड़बड़ी में गलती होता है। ठीक है, जबकि पूछा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, पूछा है कौन सा गलत है, तो दूसरा, तीसरा और 6वां गलत है। पंचायती राज में जो गलत है वो सरासर गलत है, ऐसे ही ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल रट लेना है कि हाँ ये गलत है मतलब गलत है, ये सही है मतलब सही है। ठीक है, बिल्कुल मैथ्स के जैसा चलेगा भाई पंचायती राज, रटने वाला। वार्डों के विभाजन और कई वार्डों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के संबंध में कौन सा कथन गलत है। जहां जनसंख्या 1000 से अधिक है वहां वार्ड संख्या 20 से अधिक नहीं होगी, और जहां तक हो सकता है प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या एक समान होगी। बिल्कुल सही पॉइंट है ये गलत पॉइंट है ही नहीं। एक योग्य व्यक्ति दिए गए ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिकतम 3 वार्डों से चुनाव लड़ सकता है। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि आप किसी ग्राम पंचायत में 3 वार्ड से चुनाव लड़ सकोगे, बताओ जी। एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ सकता है, सीधी सी बात है। तो ये गलत पॉइंट मिल गया भाई हमको, आंसर तो बी हो गया, लेकिन आगे भी पढ़ लो। हर वार्ड से एक सदस्य होता है, बिल्कुल, एक वार्ड से एक सदस्य होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कलेक्टर द्वारा तय किए गए अनुसार वार्डों में विभाजित किया जाएगा, लेकिन जो 10 से कम नहीं होगी। मैंने बोला ना कि ग्राम पंचायत में जनसंख्या भले 1000 से कम हो जाए, लेकिन पंच 10 से कम नहीं होंगे, 10 पंच बनेंगे। समझ गए, 2 वार्ड से नहीं लड़ सकते। एक प्रत्याशी एक वार्ड से ही निर्वाचन लड़ सकता है, 2 पोस्ट से जरूर लड़ सकता है। वो 2 पोस्ट मतलब समझ रहे हो, अलग अलग पोस्ट से, मतलब पंच और सरपंच के लिए लड़ सकता है। ऐसा पंच और जनपद पंचायत सदस्य के लिए लड़ सकता है, पंच और जिला पंचायत सदस्य के लिए लड़ सकता है। ऐसे 2 पोस्ट के लिए जरूर लड़ सकता है, लेकिन एक ही पोस्ट के 2 जगह से नहीं लड़ सकता। एक ही पोस्ट के लिए 2 या उससे अधिक, 1 से अधिक जगह से नहीं लड़ सकता। समझ गए, एक प्रत्याशी
एक पोस्ट के लिए एक वार्ड से ही लड़ सकता है। मामला समझ में आया? क्लियर मामला? अभी जो है वो ये समझना है कि अगर आप पंच का चुनाव लड़ रहे हो तो किसी एक जगह से ही लड़ सकते हो, ठीक है? मतलब इस बुक में क्या है, थोड़ा टफ भी लिखा हुआ है ना, लेकिन उसका इतना भी टफ नहीं है, आराम से पढ़ लोगे, बता रहा हूं किस पेज में दिया हुआ है ये चीज, ठीक है? पेज नंबर 7 में दिया है ग्राम पंचायत का गठन, उसमें पूरा लिखा हुआ है यही चीज। चलो अभी समय नहीं है, नहीं तो आपको पढ़ के ही बताता है। चलो, तो मामला समझ में आ गया। एक अगर कोई पंच का चुनाव लड़ रहा है तो किसी एक जगह से ही लड़ सकता है वो, बस इतना ही समझ लेना है। क्लियर? देखो, चार चीज पर चुनाव होता है, ठीक है? चुनाव जो है चार चीज पर होता है, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। आप फॉर्म चारों भर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन चुनाव आप दो ही लड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि चार फॉर्म में से दो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और शुरू के जो दो फॉर्म आप भरे हो वही सेलेक्ट होगा। मामला समझ में आया? एक चुनाव स्तर के लिए एक नामांकन पत्र भर सकते हो, ठीक है? जैसे अगर आप एक स्तर मतलब पंच का चुनाव हो रहा है तो पंच के लिए बस एक ही नामांकन भर सकते हो आप, ठीक है? सरपंच के लिए भी भर सकते हो आप, जनपद पंचायत सदस्य के लिए भर सकते हो, जिला पंचायत सदस्य। चार तरह के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं जिसमें लोग वोट डालने जाते हैं ग्राम पंचायत में। अब इस चार का चारों फॉर्म भर सकते हो आप। अरे हमारी इच्छा, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संविधान ने दिया है हमको, तो भर हम चारों सकते हैं, लेकिन फॉर्म एक्सेप्ट दो ही होगा, जो शुरू का दो भरे हो आप। तीसरा और चौथा वाला फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो अच्छा है कि आप कोई दो ही फॉर्म भरो अगर लड़ना है तो दो चीज के लिए आप लड़ सकते हो, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए लड़ सकते हो। चार तरह के पोस्ट हैं तो चार में से आप कोई दो सेलेक्ट करके ही लड़ सकते हो। मामला क्लियर हुआ पूरा? मतलब पंच के साथ आप सरपंच का चुनाव तो लड़ सकते हो, सरपंच नहीं लड़ना है तो जनपद पंचायत सदस्य लड़ लो, वो भी नहीं लड़ना है जिला पंचायत सदस्य लड़ लो, ऐसा कर सकते हो। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य लड़ सकते हो। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझ में आया आप लोगों को? ये बताओ, ये वाला मामला अभी क्लियर हो जाएगा भाई। कोई भी देखो, क्वेश्चन अपने जगह पे है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मम्मी का भरे हो अभी सरपंच के लिए, पंच के लिए भी भर सकते हो आप, ठीक है? दो पोस्ट के लिए भर सकते हो। एक ही घर से सास बहू पंच सरपंच के लिए बिल्कुल भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या नहीं, आराम से भरिए फॉर्म। यहां एक व्यक्ति दो पोस्ट के लिए भर सकता है, आप एक घर से बात कर रहे हो, सबके सब भर लो। चाय पीना छोड़ दिया हूं जी अब। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया ना? सत्य कथन चुनना है। प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित की गई है। गलत, हर गांव में ग्राम पंचायत नहीं होता। ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजद होता है। क्या सरपंच पंच लोग चुनकर बनाते हैं? नहीं। ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। अब बताओ, ग्राम पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है कि नहीं? बिल्कुल है। तो गलत पॉइंट मिल गया आपको। तीसरा पॉइंट भी आपका गलत हो गया। अब चौथा पॉइंट,
ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से किया जाता है। तो ये हमको पता है कि पंच अपने बीच में से ही उप सरपंच को चुनते हैं। तो ये सत्य कथन है। आंसर आएगा ऑप्शन डी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। चलो, हर क्वेश्चन को अच्छे से डील करेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल टफ नहीं होगा। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता? तो देखो, एक संसद का सदस्य नहीं लड़ सकता, विधानमंडल का सदस्य नहीं लड़ सकता, ठीक है, सहकारी समिति का सभापति नहीं लड़ सकता, ठीक है, सहकारी समिति का उप सभापति नहीं लड़ सकता, लेकिन सहकारी समिति का कोई सदस्य है तो वो लड़ सकता है। तो कौन नहीं लड़ सकता बोल रहा है? तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए, ठीक है, ये लोग ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते। अरे उप सरपंच के लिए चुनाव नहीं होता है। उप सरपंच जो है पंचों में से, अपने में से 20 से निकाला जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है उप सरपंच का, अप्रत्यक्ष होता है। सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? उसके पास पंच होने का यह पात्रता रहना चाहिए। ऐसा आवेदक जो संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं है, बिल्कुल वो लड़ सकता है। ऐसा आवेदक जो किसी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, बिल्कुल अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं है, वो लड़ सकता है। ऐसा आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, वही लड़ सकता है। ये गलत पॉइंट है। पंचायत में आपके पास जमीन हो तभी आप लड़ सकते हो, ऐसा तो क्राइटेरिया कहीं नहीं है, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ें। कौन सा सही पॉइंट है, आराम समझेंगे। सरपंच अपने पद के लिए अनर्ह मतलब अयोग्य हो सकता है, मतलब उसको उसके पद से कब हटा दिया जाएगा? पहला, वह ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति नहीं करा पाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा, बिल्कुल हटा दिया जाएगा। वह लगातार 3 ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति नहीं किया जाता, कर पाता, तो भी हटा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसके ऊपर तलवार लटक जाता है। अगले 2 बैठक में उसको गणपूर्ति जुड़ाना जरूरी है। 2 और बैठकों में उसे गणपूर्ति का अवसर दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है, नहीं तो वो तो अयोग्य हो ही जाएगा। यदि वह ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाता, अगर वो ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से नहीं बुलाएगा तो भी उसे अयोग्य कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जा सकता है, ठीक है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। अयोग्य होने के लिए चारों ही पॉइंट सही हैं। चलो, सरपंच माह में कम से कम 1 बार ग्राम की पंचायत की बैठक बुलाएगा, ठीक है। तो सामान्य बैठक हर माह 1 बार बुलाया जाता है, चाहे, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, चाहे जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, सामान्य बैठक महीने में, हर महीने में 1 बार साधारण बैठक होना चाहिए। तीनों ही पंचायत में। ये ग्राम सभा नहीं पढ़ रहे हो, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ग्राम सभा मैं पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चन भी करा दिया हूं। ग्राम सभा अलग चीज है जिसमें हमको साल में 4 बैठक होना जरूरी है और 2 एक्स्ट्रा छत्तीसगढ़ के द्वारा जो होता है, तो चारों का डेट फिक्स है हमारे पास, मतलब 6 बैठक ग्राम सभा का होना जरूरी है, वो अलग चीज है। ये पंचायत पढ़ रहे हो आप, अब ग्राम सभा के ऊपर आ गए, ठीक है। ग्राम सभा से मिलकर क्या बन गया? ग्राम पंचायत बन गया। तो ग्राम पंचायत और उसके ऊपर जनपद और उसके ऊपर जिला पंचायत, ग्राम पंचायत से मिलकर जनपद पंचायत और जनपद पंचायतों से मिलकर जिला पंचायत बनता है। तो इस तरह से जो है अब आप ऊपर आ गए हो, ठीक है। तो जब ऊपर आ गए हो मतलब ग्राम पंचायत मतलब ऑफिस है, समझ लो। ग्राम सभा की बैठक गांव-गांव में हो रही है, ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगी, ठीक है। तो ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत की बैठक जनपद पंचायत के मुख्यालय में होगा, जिला पंचायत का बैठक जिला पंचायत के ऑफिस में होगा।
तो यहां पर जब ऑफिस में बैठक होता है ना, तो महीने में एक बार बैठक बुलाना अनिवार्य है। चाहे ग्राम पंचायत हो, सरपंच बुलाएगा, जनपद पंचायत हो, सीईओ बुलाएगा, जनपद सीईओ, जिला पंचायत हो, जिला का सीईओ बुलाएगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में सरपंच बुलाएगा, नहीं बुलाता है तो फिर सचिव बुलाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर ग्राम पंचायत का सरपंच बैठक ना बुलाए तो सचिव की जिम्मेदारी होता है ग्राम पंचायत का, वो बैठक बुलाएगा। ठीक है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में जनपद सीईओ और जिला पंचायत में जिला सीईओ की जिम्मेदारी है बैठक बुलाने की। लेकिन तीनों ही पंचायत में हर महीने कम से कम एक बार बैठक होना अनिवार्य है। एकदम दिमाग में सेट कर लो, ग्राम पंचायत हो, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, हर महीने साधारण बैठक एक बार होना अनिवार्य है। ठीक है, बुलाएगा कौन, मैंने आपको बता दिया। ग्राम पंचायत में सरपंच बुलाएगा, वो नहीं बुलाता है तो फिर सचिव की जिम्मेदारी है बुलाने की। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत का सीईओ, ठीक है, जिला पंचायत का जिला सीईओ। ठीक, नेक्स्ट, जनपद पंचायत अध्यक्ष माह में कम से कम 2 बार जनपद पंचायत की बैठक बुलाएगा। गलत, इसकी जिम्मेदारी है ही नहीं। सरपंच माह में कम से कम 1 बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा, सही है। जिला पंचायत अध्यक्ष माह में कम से कम 2 बार जिला पंचायत की बैठक बुलाएगा, गलत। यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। अभी मैंने आपको बताया, सरपंच अगर ना बुलाए तो सचिव बुलाएगा। यदि जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष बैठक ना बुलाए तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। वैसे जिम्मेदारी इसी की होती है। ठीक है, जनपद सीईओ और जिला सीईओ की ही जिम्मेदारी होती है साधारण बैठक बुलाने के लिए। ठीक है, तो क्लियर मामला। तो 1, 4 और 5 सही कौन कौन से हैं? 1, 4 और 5, ऑप्शन सी। इतने देर से जो मैं समझा रहा था समझ में आ गया? कितने लोगों को वॉइस नहीं आ रहा? वॉइस तो आ रहा है जी, तभी तो आंसर दे रहे हैं लोग। ठीक है, क्लियर? ले लो, देखो भाई, जो मैं आपको समझा रहा था कि जो साधारण बैठक होता है, वो साधारण बैठक ग्राम पंचायत में सरपंच को बुलाने का अधिकार है, वो नहीं बुलाता है तो सचिव बुलाएगा, जिम्मेदारी सचिव की बनती है। जनपद और जिला में जनपद सीईओ और जिला सीईओ बुलाता है। क्लियर? तो उस बेसिस पे आपने आंसर लिया इसका। चलो आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दिया। ग्राम पंचायत के सम्मेलन के विषय में, सरपंच प्रत्येक माह एक सम्मेलन बुलाएगा या प्रत्येक 2 माह में एक सम्मेलन बुलाएगा? तो मैंने आपको बताया, पंचायत में, तीनों ही प्रकार के पंचायत में हर माह एक सम्मेलन होना अनिवार्य है। आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन हेतु अनुरोध कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आधे से अधिक सदस्यों की मांग पर 7 दिन के भीतर बुलाई जाने वाली बैठक को विशेष बैठक कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर सरपंच बैठक, कोई अर्जेंट कोई मुद्दा आ गया, ठीक है, अब अर्जेंट कुछ मुद्दा आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो विशेष बैठक बुलाना होगा। मान लो इस महीने बैठक हो गई है, लेकिन अर्जेंट कोई मुद्दा आ गया बताए, तो उसके लिए चर्चा करने के लिए क्या करना होगा? बैठक बुलाना होगा। तो उसके लिए विशेष बैठक बुलाने के लिए आधे से अधिक पंच क्या करेंगे? अनुरोध करेंगे बैठक बुलाने के लिए। तो 7 दिन के अंदर बैठक बुलाना अनिवार्य है। ठीक है, और अगर 7 दिन के अंदर सरपंच बैठक नहीं बुलाए तो पंच खुद बैठक कर लेते हैं, ये प्रावधान भी है। सीईओ कैसे नहीं बुलाएगा जी? वो तो गवर्नमेंट पोस्ट पर है ना, सीईओ कैसे नहीं बुलाएगा? ये उसकी जिम्मेदारी है। आप एडीओ बन जाओगे, आप अपना काम नहीं करोगे क्या? सैलरी नहीं रुक जाएगा आपका? सस्पेंड नहीं हो जाओगे? हैं, काम नहीं करोगे तो सस्पेंड हो जाओगे। सीईओ नहीं बुलाएगा तो सस्पेंड हो जाएगा, सीधी सी बात है, नौकरी से निकाल दिए जाओगे। यदि सरपंच ऐसा विशेष सम्मेलन नहीं बुलाता तो उप सरपंच सम्मेलन बुलाएगा, गलत। उप सरपंच की यहां पे कोई जिम्मेदारी नहीं।
यदि सरपंच विशेष सम्मेलन बुलाने से इनकार कर दे तो सदस्य स्वयं सम्मेलन बुला सकते हैं। बिल्कुल, अगर पहले तो वो सरपंच से बोलेंगे कि सम्मेलन बुलाइए, अर्जेंट है, सरपंच नहीं बुला रहे हैं, तो सदस्य खुद बैठक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन ई सही होगा। तो आंसर आएगा ए सी ई। ठीक है, ये पंचायती राज का टॉपिक है, इसको बिल्कुल आराम से ही मैं समझाऊंगा आपको, और आराम से ही पहले भी समझाया हूं। ठीक है, तो एडीओ के बाद सीईओ बनना है। ठीक है, बन जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो फिर से, यदि 50% से अधिक ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य का मतलब होता है पंच। पहला चीज, सदस्य कौन होंगे? जो पंच है। बस ग्राम पंचायत में पंच बोल देते हैं, बाकी जनपद पंचायत में सदस्य ही बोला जाता है, जिला पंचायत में भी सदस्य ही बोला जाता है। इनको भी सदस्य ही बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन समझने वाली बात है ना। इनको पंच इसलिए कहा जाता है ताकि आप ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्लियर रहो कि ग्राम सभा क्या चीज है और ग्राम पंचायत क्या चीज है। ठीक है, तो ये सही है। सरपंच ऐसी मांग की उपेक्षा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो उपेक्षा करता भी है ऐसी मांग की, तो ऐसी मांग की अगर वो उपेक्षा करता भी है कि मैं नहीं बुलाऊंगा, तो भी सदस्य क्या करते हैं? बुला सकते हैं। ठीक है, इसका जो नोट्स है ना, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है ये पंचायती राज का। ठीक है, ये डला हुआ है एप्लीकेशन में। ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंचायती राज का थ्योरी पूरा क्लास डला हुआ है विथ ऑब्जेक्टिव, और आपका नोट्स भी डला हुआ है। नोट्स भी आप देख सकते हो जाकर, सेम टू सेम जो बता रहा हूं वही लिखा हुआ है। यदि सरपंच विशेष बैठक ना बुलाए तो अन्य सदस्य स्वयं बैठक कर लेते हैं। सही पॉइंट। एक दूसरा पॉइंट, विशेष बैठक की सूचना सचिव जारी करेगा या विशेष बैठक के लिए जनपद पंचायत अनुमति देगा। तो इसको अनुमति देने का तो अधिकार है ही नहीं, तो विशेष बैठक की सूचना कौन जारी करेगा जी? तो विशेष बैठक की जो सूचना है वो सचिव जारी करता है। ठीक है, कौन जारी करता है? सचिव। तो 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन ए। सरपंच ऐसी मांग की उपेक्षा कर सकता है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन पंच तो बुला ही लेते हैं बैठक। देखो बता रहे हैं एप्लीकेशन वाले, डला हुआ है नोट्स, आप आराम से उसको नोट कर सकते हो, प्रिंट कराना चाहो प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, पंचायती राज का नोट्स मैंने डाल के रखा है, हिंदी का नोट्स मैंने डाल दिया है आपके लिए, छत्तीसगढ़ के भूगोल का नोट्स डाल दिया है, इतिहास का नोट्स भी मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, जनजाति जब पढ़ाऊंगा तो जनजाति का भी नोट्स डाल दूंगा। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरा नोट्स सेम ही लगेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल अलग नहीं है, सेम रहेगा बिल्कुल। भारत के संविधान में 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? तो कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? चुनाव की तिथि से? नहीं। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, या चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से? तो चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, याद रखना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, जिस दिन पहला सम्मेलन होगा, वैसे पहला सम्मेलन तो नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर बुलाना होता है। मतलब चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, नाम के प्रकाशन हुआ जिस दिन, उस दिन से 30 दिन के भीतर बुलाना अनिवार्य है पहला सम्मेलन। और जब पहला सम्मेलन होगा, सब पंच आ गए, सरपंच भी आ गया, भाई भाई हैंडशेक हो गया, बिल्कुल। जनपद पंचायत में सब सदस्य आ गए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया, ठीक है, हैंडशेक हो गया, बिल्कुल। पहला सम्मेलन जिस दिन हो जाएगा पंचायत का, उस दिन से उनका कार्यकाल शुरू हो जाता है, जो कि 5 साल तक चलता है। याद रखना, ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, जो सम्मेलन की हाँ, मतलब थ्योरी क्लास आप पढ़ लोगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना, चीजें और इजी हो जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में एडीओ का कोर्स है, परिचारक का कोर्स है, पीएससी व्यापम जो भी कोर्स है, सब में पंचायती राज का क्लास डला हुआ है और उसमें पीडीएफ भी डला हुआ है। ठीक है, ठीक है।
तो प्रथम सम्मेलन की तिथि से गणना की जाती है कार्यकाल की। जिस दिन रिजल्ट जारी होता है उसी दिन प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बुलाई जाती है ग्राम पंचायत की पहली बैठक। 30 दिन के भीतर जो चीजें, देखो अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़े हो ना, तो अभी आप क्वेश्चन बना लोगे ना, तो थ्योरी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको अभी पता चल जाएंगी जो थ्योरी में बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि अरे मजा आ गया। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम पंचायत की पहली बैठक धारा 19 के तहत प्रकाशन की तिथि से कितने दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी? तो अभी मैंने आपको बताया कि पहला सम्मेलन प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर बुलाया जाता है। ठीक है, पहला सम्मेलन प्रकाशन, जिस दिन रिजल्ट आया, नाम का प्रकाशन हुआ, रिजल्ट आया मतलब नाम का प्रकाशन होगा, तो नाम के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर बुलाई जाने वाली बैठक को प्रथम सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब आप लोग जहां तक चल लो जी, जितना जल्दी आप समझ लोगे चीजों को उतना जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ग्राम पंचायत पढ़ना है, फिर जनपद पढ़ना है, फिर जिला पंचायत पढ़ना है। बिल्कुल आराम से चलना है ना, बहुत स्पीड में भी नहीं जाएंगे। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है। अवधि की गणना परिणामों की गणना की घोषणा से होती है। गलत पॉइंट मिल गया आपको, कौन सा सही नहीं है वही ढूंढना है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन के अधिसूचना की तिथि से होती है। गलत। तीसरा चौथा पॉइंट गलत मिल गया, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। तीनों ही पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। अवधि की गणना पंचायत के प्रथम सम्मेलन से होती है, तीनों ही पंचायत में, ग्राम, जनपद, जिला, क्योंकि आपको कंपेयर करके पढ़ना होगा। देखना जनपद पंचायत और जिला पंचायत का क्वेश्चन बनाते समय आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आप कंपेयर करके पढ़ रहे हो। ठीक है, तो तीनों ही पंचायत में जो कार्यकाल की गणना है वो पहले सम्मेलन से होती है। ठीक है, प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के अयोग्यता के संबंध में, ग्राम पंचायत के अयोग्यता के संबंध में आपको यहां पर चीजें बतानी है। ठीक है, ग्राम पंचायत के अयोग्यता के संबंध में। ठीक है, चलो, कौन सा कथन सही है ग्राम पंचायत के अयोग्यता के संबंध में? यदि संबंधित पंचायत सदस्य पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है या सरकारी सेवा में है या उसे भ्रष्टाचार के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या वो अयोग्य हो जाएगा? अयोग्यता से संबंधित, अगर आपको पंच का चुनाव लड़ना है या सरपंच का चुनाव लड़ना है तो इसमें से आपको चुनना होगा कि कौन से कथन सही है। ठीक है, इसमें से आपको क्या चुनना होगा जी? कौन से कथन सही है अयोग्यता के लिए, नॉट योग्यता। ठीक है, तो आप बताओ, अगर आप किसी लाभ के पद पर हो या सरकारी सेवा में हो या भ्रष्टाचार के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हो, आपको चुनाव लड़ने दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो आप हो गए अयोग्य, क्योंकि अयोग्यता, देखो अयोग्यता और योग्यता सोच समझ के टिक मारना होता है आंसर। अगर अयोग्यता बोल दिया, ठीक है, अगर क्या बोल दिया? अयोग्यता बोल दिया, तो अयोग्यता के हिसाब से टिक मारना होगा, और अगर योग्यता बोल दिया तो योग्यता के हिसाब से टिक मारना होगा। ठीक है, अयोग्य हो गए। अगला, यदि संबंधित पंचायत सदस्य के आवास में 1 फ्लश जल वहित शौचालय नहीं है तो भी वो अयोग्य है। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने पंचायत या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है ना, पंचायत भूमि पर आप क्या कब्जा करके रखे हुए हो, तो भी आपको चुनाव लड़ने नहीं मिलेगा। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने सहकारी बैंक से ऋण लिया है तो सहकारी बैंक से ऋण लिया हो, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। यदि संबंधित पंचायत सदस्य ने अंतरधर्मी विवाह किया है, ठीक है, तो ये अंतरधर्मी विवाह का भी आपके चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मतलब 3 पॉइंट ऐसे हैं जो अयोग्यता को दिखा रहे हैं, इसीलिए आपका आंसर आएगा केवल 1, 2 और 3 सही है। ये तीनों पॉइंट आपकी अयोग्यता को दिखाते हैं। ठीक है, अब अयोग्यता के लिए कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो पूरा एक साथ देख लो। देखो भाई, पहला,
अगर आप लाभ का पद धारण करते हो आप नहीं लड़ सकते चुनाव, सरकारी सेवा में हो नहीं लड़ सकते, भ्रष्टाचार के लिए बर्खास्त किए गए हो नहीं लड़ सकते, जल वहित शौचालय नहीं है आपके घर में आप नहीं लड़ सकते चुनाव, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए हो नहीं लड़ सकते, आप विधि व्यवसायी के रूप में काम कर रहे हो तो भी आप नहीं लड़ सकते, साक्षर नहीं हो नहीं लड़ सकते। ठीक है, व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है, अगर आपने विदेशी नागरिकता ग्रहण की आप चुनाव नहीं लड़ सकते, व्यक्ति को किसी अपराध में दोषी पाया गया है और कम से कम 6 माह की सजा वो भुगत चुका है तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इतने पॉइंट है अयोग्यता को दिखाने के लिए। मामला क्लियर हुआ? हुआ भाई, मामला क्लियर? बताओ, हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उप सरपंच के विषय में क्या सही है? चलो भाई फटाफट पढ़ो। तो जो उप सरपंच होता है वो पंचों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वह वस्तुतः एक पंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। 4 सही पॉइंट ढूंढने हैं, मतलब एक पॉइंट गलत है इसमें से। अब बताइए इसमें से कौन सा पॉइंट आपको गलत लग रहा है? सभी सही लग रहा है। देखो एक्चुअल में देखा जाए तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पांचवा भी सही है, तीसरा भी सही ही है, लेकिन प्रत्यावर्तित उसको सरपंच के रूप में नहीं किया जा सकता, उसको वापस से पंच बना सकते हैं। मतलब उप सरपंच का पद का वो वैल्यू नहीं कर पा रहा है, नहीं संभाल पा रहा है, तो उसको हटाकर वापस से पंच बना सकते हैं, लेकिन उसको सरपंच के रूप में प्रत्यावर्तित नहीं कर सकते। इसीलिए कहीं ना कहीं तीसरा पॉइंट गलत हो जा रहा है। आया मामला समझ में? हर क्वेश्चन में आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा बताए कि यहां पर समझ में आ गया मामला कि उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। सही है, मैं भी बोल रहा हूं सही है, लेकिन पंच के रूप में लिखा है तो सही है, सरपंच के रूप में उसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरा गलत होगा, बाकी चारों पॉइंट सही है। ऑप्शन सी 1 2 4 5। उप सरपंच, कुछ पॉइंट देख लेते हैं उप सरपंच के बारे में। उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से पंचों द्वारा चुना जाता है। उप सरपंच ग्राम पंचायत में दोहरी भूमिका निभाता है, पंच और उप सरपंच के रूप में। उप सरपंच को केवल पंच के तौर पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। उस सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। उप सरपंच अपना त्याग पत्र सरपंच को देगा। उप सरपंच का काम होता है कि पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण व्यवस्था सही रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण जो है सही चल रहा हो, और अगर ये काम ना करे, ठीक है, हटाओ भाई इसको। तो याद रखना, उप सरपंच पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति का पदेन सभापति होता है। तो इस समिति का वो सभापति, जो उप सरपंच बनेगा वो इस समिति का सभापति बनेगा। ठीक है, क्लियर? मामला समझ में आ गया? चलो, उप सरपंच बनने के लिए योग्यताओं में कौन सा गलत है? गलत पूछा है। आवेदक संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो। तो अगर संसद और विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वो चुनाव लड़ सकता है। ऐसा आवेदक जो पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो वही चुनाव लड़ सकता है क्या? तो ये गलत पॉइंट है। जरूरी नहीं है, अगर आपको उप सरपंच बनना है तो गांव में आपका
जमीन हो यह जरूरी नहीं है। ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं है तो वो चुनाव लड़ सकता है। आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल पंच बनेगा तभी तो उप सरपंच बन पाएगा, क्योंकि बिना पंच बने आप उप सरपंच बनोगे कैसे। फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो अभी कोई अपडेट नहीं है, आप तैयारी करते रहिए, जब एग्जाम होगा मजा आ जाएगा। नहीं कूट नहीं है, सीधा एक आंसर टिक करना है, ठीक है, सीधा क्या करना है, एक आंसर ही टिक करना है। तो कौन सा गलत पॉइंट है वही टिक करना था, तो ऑप्शन बी सही था, ऑप्शन बी को टिक करना था। ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। धारा 13 में बताया गया है। वैसे तो ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, लेकिन किसी कारण से सरपंच का पद खाली हो जाए तो कुछ समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सरपंच को चुना जाता है, ठीक है। जब सरपंच त्यागपत्र दे देता है, जब सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, जब सरपंच पद मुक्त कर दिया जाता है, या जब सरपंच का चुनाव लंबित हो। तो मैंने आपको बताया कि जब सरपंच का चुनाव तुरंत पॉसिबल नहीं है, तुरंत हो पाना, तब जो है धारा 13 में यह बताया गया है, पंचायती राज की धारा 13 में यह बताया गया है कि जब सरपंच का चुनाव होने में टाइम है, टाइम लगेगा सरपंच का चुनाव होने में, तब सरपंच को अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर लिया जाएगा, चुन लिया जाएगा। स्थानापन्न सरपंच की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, क्लियर, मामला क्लियर हुआ यहां, ठीक है, आराम से क्लियर होगा। यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा, अब बोल तो चुका हूं, ठीक है। सक्षम अधिकारी द्वारा नामित एक पंच, नहीं, अधिकारी तो किसी को भी बना देगा जो उसको पैसे खिलाएगा। ग्राम पंचायत का वरिष्ठतम पंच, ये तो नाइंसाफी हो जाएगा, जो बुजुर्ग है उसको मौका मिल जाएगा। ग्राम पंचायत का एक महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पंच, ये भी गलत हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, समान अवसर है सबके पास। तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच जो है तुरंत सरपंच का जगह ले लेगा, तो पंच अपने में से किसी को एक को सरपंच बना देंगे, ठीक है भाई। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में क्या सही है। मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है, बिल्कुल, चुनाव लड़कर गया है तभी तो वो उप सरपंच बन पाएगा। वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल पंचों के द्वारा ही चुना जाता है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। अब प्रत्यावर्तित तो किया जा सकता है यार, लेकिन यहां पर क्लियर नहीं है कि पंच बोल रहा है कि सरपंच, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, सरपंच के रूप में नहीं। उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्यागपत्र दे देता है, गलत, पंच से त्यागपत्र नहीं देता है, ठीक है। अगर आप उप सरपंच बन गए तो आपका जिम्मेदारी, आपकी भूमिका दोहरी हो जाएगी, आपको पंच के रूप में और उप सरपंच दोनों के रूप में काम करना होगा। पंच और उप सरपंच दोनों के रूप में आपको क्या करना होगा, काम करना होगा। तो 1, 2, 5 सही है इसमें से, देखो 1, 2 और 5 सही है। चलो, प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षित महिला सहित स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। तो आप जानते हो, महिलाओं के लिए अगर आरक्षण बोल दे, अगर महिलाओं के लिए आरक्षण बोल दे तो हमारे यहां महिलाओं को डायरेक्ट जो है 50% आरक्षण है। किसी भी पंचायत में महिलाओं को डायरेक्ट 50% का प्रावधान है, ठीक है, क्लियर। तो 50% का मतलब होता है आधा। किसी भी पंचायत में, पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए, सीधा याद रखना,
एसटी एससी को तो जनसंख्या के अनुपात में देते हैं, ठीक है। और अगर एससी एसटी की जनसंख्या 50% या 50% से कम है तो ओबीसी को 25% आरक्षण दिया जाता है, और अगर 50% ज्यादा है तो ओबीसी को 75% आरक्षण से ज्यादा नहीं दिया जाता। तो ये अलग पॉइंट है, लेकिन एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को सीधा 50%, महिलाओं को सीधा 50% आरक्षण। क्लियर? तो आप जान रहे हो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत में आधे क्या होते हैं? महिलाएं होती हैं, ठीक है। यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करता है? तो आप जान रहे हो अगर सरपंच का चुनाव लंबित है तो तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच जो है वो सरपंच के रूप में काम करेगा, ठीक है। किसके रूप में काम करेगा? सरपंच के रूप में। निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? तो इसमें से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, तीनों ही जगह 50% आरक्षण दिया गया है। भारत के 28 राज्यों में से 21 राज्य ऐसे हैं, ठीक है। भारत के 28 राज्यों में से 21 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण है। 21 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण है पंचायत में, ठीक है। वो 21 राज्य जो है वो आपके ये रहे। इस तरह से आपको मैप बनाना पड़ेगा जी, तब आप जो है इसको कवर कर पाओगे। इस तरह से देखो, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, तो ये रहा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, ठीक है। फिर गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद झारखंड, कर्नाटक, केरल, तो रहा ये झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और यहां पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान, यहां पर आएगा सिक्किम, ठीक है, ये सिक्किम। तमिलनाडु, तेलंगाना, ये रहा तमिलनाडु, TN, ये तेलंगाना भी हो गया, तमिलनाडु तेलंगाना हो गया। त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, है ना। तो ये उत्तराखंड, त्रिपुरा यहाँ पे घुसा हुआ है भाई, यहाँ पे ऐसा करके ये रहा त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ पे असम है, त्रिपुरा है, और आपका पश्चिम बंगाल भी है, ठीक है, और छत्तीसगढ़। तो इतने राज्य हैं। पूर्वोत्तर के आपके राज्य छूट रहे हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य छूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश छूट रहा है आपका, ठीक है। पूर्वोत्तर के 7 में से 2 हो गए, तो 5 उधर छूट गए, 6 इधर छूट रहे हैं। गोवा छूट रहा है आपका, गोवा छूट रहा है, उत्तर प्रदेश छूट रहा है, ठीक है। असम और त्रिपुरा हो गया ना, असम और त्रिपुरा हो गया। तो बाकी राज्य मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये छूट रहा है आपका। उत्तर प्रदेश और गोवा 2,
सेवन सिस्टर्स के 5, 5 2 7, एक राज्य और कौन सा बच गया जी जो छूट रहा है, बताओ, अभी समझ में आ जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश तो है ना, झारखंड तो है क्योंकि रहेगा ही वो, उत्तर प्रदेश छूट रहा है, गोवा छूट रहा है, केंद्र शासित प्रदेशों में से भी कुछ है, कुछ छूटेंगे, ठीक है। यहां पे केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई एक राज्य छूट रहा है, बताओ कौन सा छूट रहा है, क्योंकि सेवन सिस्टर्स में से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मतलब उस तरफ के जो, इस तरफ के जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 छूट रहे हैं और मेघालय छूट रहा है, तो ये 4 और मेघालय छूटा, उत्तर प्रदेश और गोवा छूटा, एक राज्य और कौन सा छूट रहा है वो बताओ जी, कौन सा राज्य हम नहीं बना पाए, ये 2 छूट रहे हैं, ये 4 छूट रहा है, यहां से मेघालय छूट रहा है, लद्दाख अब राज्य नहीं रहा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, सिक्किम है हो गया ना, सिक्किम तो बता दिया, सिक्किम हो चुका है। कौन सा राज्य छूट रहा है भाई 28 राज्यों में से, क्या है ना, अब 21 राज्य तो याद नहीं कर पाएंगे, जो छूट रहे हैं वो देखो, कौन से ऐसे राज्य, ऐसे आपके 21, 7 राज्य, अच्छा ठीक, तो ठीक है जी, ठीक है, 28 में से 21 राज्यों में, 28 में से 21 राज्यों में क्या है, 50% आरक्षण है महिलाओं को, तो 7 राज्य ही तो बचेंगे, और वो 7 राज्य यहीं पर है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और गोवा, हो तो क्या जी, और ये मेघालय, तो वो 4 और ये 5, 6 और 7, 7 राज्य ही छूटेंगे, चलो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही तो सर, तो आप पहले बोलना चाहिए था ना, वही तो, मैं ही तो आपको बता रहा हूं कि 7 राज्य छूटेंगे करके, ठीक है, आप तो ढूंढने लगे थे बताए कि हाँ अरे कहाँ गया, एक राज्य बच गया, जब पता है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली ये सब केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो सब नाम लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, कैसे करते हो भाई, है। चलो, तो 7 सिस्टर्स में से 5 राज्य छूटेंगे, उत्तर प्रदेश छूटेगा और गोवा छूटेगा, जहां पर पंचायत में महिलाओं को 50% का आरक्षण नहीं दिया गया है। वैसे बहुत सारे जगह पे पंचायती राज का प्रावधान लागू भी नहीं है। किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है, तो अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो पंचायत का विशेष सम्मेलन बुलाने का अधिकार जो है, सीधी सी बात है, सरपंच के बाद सचिव का होता है, तो आंसर क्या होगा, पंचायत सचिव, ठीक है, आंसर क्या होगा, पंचायत सचिव। सोच में पड़ गए थे ना, ठीक है, तो आंसर होगा आपका पंचायत सचिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राम पंचायत के सरपंच का पद अगर आकस्मिक रूप से खाली हो जाए, मृत्यु हो जाए, उसके अविश्वास प्रस्ताव से वो हटा दिया जाए, त्याग पत्र दे दे वो, या विधायक या सांसद बन जाए, या सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित हो, तो ऐसे 5 कारण हैं जब सरपंच का पद खाली हो जाए अचानक से, तो 15 दिन के भीतर विशेष बैठक जो है वो पंचायत सचिव बुलाएगा। 15 दिन के अंदर विशेष बैठक पंचायत सचिव बुलाएगा, और इसमें पंच जो है, जितने भी पंच हैं वो अपने बीच में से एक स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन करेंगे, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुन लिया जाएगा भाई।
फिर बाद में पंच का चुनाव हो जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बाद में पंच का चुनाव कर लेंगे, सॉरी बाद में सरपंच का चुनाव कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। बताओ आप लोगों को कोई समस्या है इसमें? नहीं है बोलो। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़े। यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो जाए तो उस विषय पर निर्णय कौन लेगा? अगर ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के बीच में, तो क्योंकि देखो ग्राम सभा से मिलकर ही ग्राम पंचायत बनता है। अब ग्राम सभा के बीच में लड़ाई हो गया, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तू मेरा मुंह नहीं देखेगा, ऐसा वाला, समझ रहे हो? मैं तोर मुंह नहीं देखे हूं, तय मोर मुंह मत देख दे। अरे 100 क्वेश्चन क्या 200 भी करा दूंगा, 300 400 क्वेश्चन कराया हूं आपको। लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले, ठीक है, ये लो भाई बारबन बिस्किट खाओगे? आप लोगों के लिए बारबन बिस्किट। क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज ध्यान रहे कि हम प्रशासन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक थोड़ा टफ होता है। लो भाई लो, आप भी खाओ, ठीक है। चल, तो बोल रहा है कि मान लीजिए किसी अनियमितता, चलो मान लेते हैं, मान लीजिए बोला जा रहा है जी यहाँ पे, तो मान लेते हैं कि कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत का विघटन कर दिया गया है, तो क्या होगा? सही पॉइंट है, क्योंकि जितना समय बचा हुआ है उतने समय के लिए ही नया ग्राम पंचायत बनाया जाता है, ठीक है, उतने समय तक ही नया ग्राम पंचायत बनाया जाता है, ठीक है। मामला क्लियर? कोई समस्या हो तो बताओ जी, और कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं सीधा। चलो, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर ग्राम सभा की बैठक बुलाना खाली स्थान का उत्तरदायित्व होगा। किसका उत्तरदायित्व है भाई? नियमित समय पर ग्राम सभा की बैठक बुलाना, और ऐसा ना होने पर उन्हें उनके पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो किनका जिम्मेदारी है? अब तो जा रहा होगा 22 कि नहीं आ रहा है? बताओ आ रहा है कि नहीं 22? आ रहा होगा जी अब तो।
तो किसकी जिम्मेदारी होती है भाई? तो आप सभी जानते हो ये जिम्मेदारी सरपंच की होती है। किसकी होती है? सरपंच की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है? स्वच्छता और सफाई, ग्रामीण सड़कों, पुलों और पुलियों का निर्माण और अनुरक्षण, सामाजिक वानिकी, प्रौढ़ शिक्षा, जन्म विवाहों के अभिलेखों का रखरखाव, निराश्रितों की सहायता। इसमें से कौन सा नहीं दिया गया है? तो ये तो देगा ही, स्वच्छता तो मिलेगा ही, सड़क वड़क भी मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। तो कौन सा नहीं मिला है? 3 और 4। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 3 और 4 नहीं मिला है। क्लियर मामला? अच्छा, इसके बारे में समझ लेते हैं कि ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य होते हैं। कि ग्राम पंचायत के कार्य से क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है। तो स्वच्छता, सफाई और न्यूसेंस का निवारण, स्वच्छता, ग्राम सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था, सार्वजनिक भूमि का प्रबंध, ग्राम पंचायत की संपत्ति का अनुरक्षण, जन्म मृत्यु विवाहों के पंजीयन संबंधी अभिलेख का संरक्षण, निःशक्त और निराश्रितों की सहायता करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान स्थापना, संचालन, देखरेख एवं निगरानी करना। तो ये सारे काम किसके होते हैं? ग्राम पंचायत के होते हैं। एक बार रीड कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। नहीं जी, चाय पीना मैंने छोड़ दिया है अब, ठीक है। एक डिसीजन मैंने लिया है कि अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा करके, ठीक है, एक्सेप्ट संडे को छोड़कर, क्योंकि अब चाय का आदत जो है लग गया था, तो चाय का आदत जो है मैंने छोड़ने का फैसला लिया है। लेकिन बहुत ज़्यादा मन करने पे संडे को हम पी सकते हैं, क्योंकि हमारा नियम ही अनुशासन है, ठीक है भाई। तो संडे को अगर मन किया तो, ऐसे संडे तो नहीं पिया था चाय। मतलब चाय पीने से ना होता ही है कि पेट का सिस्टम जो है ना गड़बड़ होने लगता है, पता है, ज़्यादा चाय पीने से, ठीक है। इसलिए चाय छोड़ देने से अच्छा हो गया है। कारण सिर्फ यही है कि चाय छोड़ने का, क्योंकि कुछ भी होता है चाय पी लेते हैं, सुबह उठे चाय पी लेते हैं, क्लास ले रहे हैं चाय पी लेते हैं, घूमने निकले चाय पी लेते हैं। तो ऐसे करके चाय चाय चाय, बस दोस्त आया है चाय पी लेते हैं, दोस्त के साथ घूमने गए चाय पी लेते हैं, हर जगह बस यही हो रहा था, ठीक है। बस चाय पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं और चाय पी लेते हैं। अब एक दिन में 3 बार 4 बार 5 बार चाय 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 हो जा रहा है, दिमाग खराब अलग हो रहा है चाय पी के, इसलिए चाय छोड़ दिया मैंने। और अगर पूरी तरह से जब छोड़ दूंगा, मतलब संडे भी छोड़ दूंगा, संडे भी नहीं पीना है वैसे तो, लेकिन ऐसा मैंने सोचा है कि अगर एकदम मन कर रहा है तो संडे को पी लेंगे, है ना भाई। अरे चाय पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चाय में क्या होता है, शुगर, और शुगर जो है ना वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, बताए। शक्कर जितना ज़्यादा कम हो, क्योंकि हमारे खाने पीने वाले बहुत सारी चीज़ों में शुगर तो होता ही है। चाय पीकर हम अपने बॉडी का शुगर का लेवल और बढ़ा देते हैं, ठीक है। हमारे दांत में बढ़ जाए तो क्या बोलते हैं इसको, बताओ। लीवर में बढ़ जाए तो फैट बोल देते हैं, बॉडी में बढ़ जाए अपने डायबिटीज़ हो गया, हमारे खून में बढ़ जाता है तो इसलिए बहुत हानिकारक है ये शुगर। तो ऐसा मेरे को लग रहा था कि एनर्जेटिक रहने के लिए जो है चाय को अब टाटा बाय बाय बोलना होगा। गुड़ का चाय पीते हैं, अच्छी बात है, पीजिए पीजिए। गालिब कह गए, दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है। चलिए, ग्राम पंचायत कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट फेज है जनपद पंचायत। शुरू करूंगा तो कंप्लीट भी करना होगा, तो आप सब तैयार हो? ठीक है। अरे बाप रे, मेरे को देखकर आप लोग भी नहीं पियोगे? ठीक है,
अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें हमारे अंदर रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छी चीज़ों को हमको सीखना भी चाहिए, वो आपकी इच्छा है, चाय पीना नहीं पीना। मुझे जो लगा, जैसा मेरे को लगा वैसा मैंने डिसाइड कर लिया भाई। यार नुकसान अब होना ही है, तो चाय पीना छोड़ देते हैं ताकि नुकसान से बच सकें आगे चलकर, ठीक है। क्योंकि मेरी माताराम जो है उनको डायबिटीज़ है, तो देखता हूँ कई बार, पता है, बैठे बैठे कुछ काम कर रही होती है तो उठते समय बहुत ही दर्द होना, ठीक है। तो समझ रहे हो, इस उम्र में, जबकि उम्र बहुत ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी मतलब डायबिटीज़ या शुगर के कारण ही मतलब समझ लो ऐसा हो रहा है। और अगर घर में सब चाय पीते ही रहेंगे, होता है, चाय नहीं छोड़ेंगे तो उनका भी नहीं छूटेगा, तो मैं छोड़ूंगा तो धीरे धीरे करके अब चाय छूटेगा सबका। चलो, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जनपद पंचायत हैं या ब्लॉक हैं? तो जानते हो आप, हमारे यहाँ 146 ब्लॉक है। ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, इस कारण जो है इसमें बढ़ोतरी अभी तक नहीं हो पाया। केंद्र सरकार चाहेगी तो बढ़ोतरी होगा, ठीक है। वाह, हम भी पिएंगे आपके उम्र तक आने तक, उसके बाद छोड़ेंगे। ठीक है भाई। मेंस की तैयारी कैसे करो? देखो, अगर आपको पीएससी मेंस की तैयारी करनी है ना, एक चीज जो डेली हैबिट में होना चाहिए वो ये है कि 2 घंटे का आंसर राइटिंग, ये डेली हैबिट में होना चाहिए आपके, तभी आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, ऐसा मान के चलो। क्या हुआ देवांगन जी आपके? पानी पी रहा हूं भाई, एक कप इधर भी बोलते हो। पानी घर से पी लो, पानी पीना जरूरी है। क्या पूछे हो? जलवायु का टॉपिक पढ़ाया है मैंने, वहां से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है जलवायु में। चलो, क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिला पंचायत तो 33 हो गए। अब वो लेटेस्ट आंकड़ों वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें करा दूंगा कि कितने ग्राम पंचायत हैं। 2011 के अनुसार तो आप जानते ही हो, लेटेस्ट में कितने हो गए हैं वो पंचायत के साइट से पता चल जाएगा। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है? नहीं जी, क्लास फास्ट नहीं चलेगा, क्योंकि ये पंचायती राज है और पंचायत के टॉपिक को आराम से पढ़ेंगे तभी एग्जाम में सही बनेगा। अगर आप इस टॉपिक को फास्ट पढ़ते हो, मैं आपको बता सकता हूं आप गलत करके आओगे, बताए पक्का। आपको आराम से ही पढ़ना होगा ये टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो बताइए, आपका क्वेश्चन है सामने आपके कि खंड और जिला पंचायत, मतलब जनपद पंचायत और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है? किसी भी चीज को करना हो राज्यपाल ही करेंगे। ग्राम की घोषणा करना हो राज्यपाल करेंगे, सीमाओं में परिवर्तन करना हो राज्यपाल करेंगे। जिला पंचायत अब 33 हो गए। जनपद पंचायत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 5000 आबादी के लिए, 12500 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत, प्रत्येक जनपद पंचायत में अधिकतम 25 सदस्य, प्रत्येक जनपद पंचायत में न्यूनतम 10।
तो न्यूनतम 10 होते हैं, अधिकतम 25 होते हैं, और एक में 5000 आबादी के लिए एक सदस्य होता है। लेकिन 12500 ये पॉइंट गलत है कि 12500 में एक होगा। 5000 अभी पढ़ाया ना मैंने कि 100 के आबादी पे एक पंच बनता है, 5000 की आबादी से एक जनपद पंचायत सदस्य बनता है, और 50000 की आबादी से एक जिला पंचायत सदस्य बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बी गलत था। जनपद पंचायत में न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में बताइए। तो जनपद पंचायत में कम से कम 10 और अधिकतम 25, 10 से 25 हो सकते हैं सदस्य। जनपद पंचायत के विषय में क्या सही है? निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम प्रकाशित किया जाएगा। उक्त प्रकाशन के 30 दिन के भीतर जनपद पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी। उक्त प्रकाशन के 15 दिन के भीतर जनपद पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी। गलत, 30 दिन के भीतर बैठक बुलाई जाती है। उक्त प्रकाशन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि गणना की जाती है। गलत, जिस दिन पहला सम्मेलन होता है उस दिन से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए गणना किया जाता है। तो 2 और 5 सही है। निर्वाचित, पहला पॉइंट भी सही है। निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम प्रकाशित किया जाता है। 2 और 5 सही है। ठीक है, मैंने बता दिया था कि तीनों ही पंचायत में 30 दिन के भीतर पहला सम्मेलन बुलाया जाता है। तीनों ही पंचायत में पहले सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक गणना होती है। अब ये ना जल्दी हो जाएगा, क्यों पता है? क्योंकि आपको मैं ग्राम पंचायत डिटेल में समझा दिया हूं। जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन करता कौन होता है? तो सीधी सी बात है, जनपद पंचायत की बैठक कौन बुलाएगा? जनपद पंचायत का सीईओ, मतलब मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, जिला पंचायत, जिन पंचायतों के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या आधे से कम है, वहां अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रावधान है? तो अभी आपको मैंने बताया, अगर SC ST 50% से कम है तो ओबीसी को 25% आरक्षण मिलेगा। ओबीसी को कितना मिलेगा? 25% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत जनपद पंचायत के अधीनस्थ क्षेत्र में कितने सरपंचों को 1 वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम में के जैसा निर्धारित प्राधिकारी लॉट निकालकर निर्धारित कर सकते? देखो भाई, जो सरपंच, एक जनपद, बहुत सारे ग्राम पंचायत है, जितने भी ग्राम पंचायत है सब में एक एक सरपंच है। मान लो 100 ग्राम पंचायत है तो 100 में एक एक सरपंच है, मतलब 100 सरपंच है, और इनके ऊपर जनपद पंचायत है। इन 100 ग्राम पंचायत के ऊपर एक जनपद पंचायत है। तो एक जो जनपद पंचायत होगा ना, उसके पदेन सदस्य सरपंच होंगे, लेकिन सब नहीं। 100 में से 20, मतलब 20% लोग ही जनपद पंचायत के पदेन सदस्य बनते हैं। तो 100 में से 20 का मतलब होता है 1/5। क्लियर? 100 का आंकड़ा इसलिए मैंने लिया ताकि आपको याद रहे कि 100 ग्राम पंचायत में से 1/5 लेंगे, तो 100 का 1/5 करोगे तो 20 आएगा। 20 सरपंच जाएंगे जनपद पंचायत के पदेन सदस्य हो जाएंगे वो। ठीक है, और ये चक्रानुक्रम में होता है। हर सरपंच को मौका मिलेगा, पहले 20 को मिलेगा 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए अगले 20 को मिलेगा, लॉटरी निकालकर होता है। ठीक है, अगले 20 में को अगले 1 साल के लिए मिलेगा, फिर अगले जिसका नाम पहले आ जाए वो 20 पहले जाएंगे, फिर वो नाम हट जाएंगे, फिर 80 बचे। 80 में से जिन 20 लोगों का नाम निकलेगा वो अगले 1 साल के लिए सदस्य रहेंगे, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य रहेंगे। समझ रहे हो मामला? कि सरपंच जनपद पंचायत का सदस्य बनता है, लेकिन वो पदेन सदस्य होता है। मतलब सरपंच के रूप में वो रहेगा ही, लेकिन वो उस जनपद पंचायत में 1 साल के लिए जाएगा, तभी तो सीखेगा ना। फिर अगले साल जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ। मामला समझ में आ गया? क्लियर? सही क्या है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल नहीं। अच्छा सही पूछा है ना? ठीक है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल। तो किसी भी ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करता है वो जनपद पंचायत का अधिक हो, क्योंकि एक ब्लॉक मतलब एक जनपद पंचायत, और उसका प्रतिनिधित्व वो जनपद पंचायत का अध्यक्ष करेगा ना भाई, पूरे ब्लॉक को देख।
जनपद पंचायत का अध्यक्ष जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, सदस्य अपने बीच में से चुनते हैं। जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल, सामान्य प्रशासन समिति का ये पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति का ये पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समिति का पदेन सदस्य होता है। गलत। जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो जिला पंचायत के पदेन समिति का सदस्य होता है। ये पॉइंट गलत है। ठीक है, क्योंकि यहां स्थायी समिति बोल रहे हैं, स्थायी समिति का पदेन सदस्य नहीं होता। ठीक है, जनपद पंचायत के जितने भी अध्यक्ष होते हैं वो सभी जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, स्थायी समिति के पदेन सदस्य नहीं होते, इसलिए गलत हो गया। तो यहां पर ना बहुत ही, अगर ये स्थायी समिति नहीं लिखा होता ना तो ये भी पॉइंट सही हो जाता। और लोग हड़बड़ी में गलती इसलिए कर देते हैं क्योंकि इसका ऑप्शन देखो जरा, 1 2 1 2 1 2 3 और 1 2 3 4, कौन सा सही है? ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है जी। ठीक है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, आप इसको तो आप सही मानोगे ही। ठीक है, ये भी सही है, ये गलत है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगर ब्लॉक बना दें तो ब्लॉक में बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र होंगे, है ना, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि जो अध्यक्ष बनेगा वो पूरे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेगा। जो अध्यक्ष बनेगा वो पूरे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेगा। तो उस हिसाब से आपका 2 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन बी आ रहा है जिसमें नहीं सही है, क्वेश्चन सही है। ठीक है भाई, अध्यक्ष जो है ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, अध्यक्ष पूरे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे जनपद पंचायत मतलब पूरे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि एक ब्लॉक में एक जनपद पंचायत होगा, लेकिन उस ब्लॉक में निर्वाचन क्षेत्र बहुत सारे होंगे, क्योंकि 5000 पर एक निर्वाचन क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो जो अध्यक्ष है वो सदस्य के रूप में, अगर ये सदस्य लिखा होता ना तो ये पॉइंट सही होता, क्योंकि जो सदस्य है वो एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन अध्यक्ष तो मतलब वो सदस्य, जब तक वो सदस्य है एक निर्वाचन क्षेत्र, जैसे एक पार्षद है तो अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन अगर वो महापौर बन गया तो वो पूरा, समझ रहे हो, पूरा देखेगा ना भाई, पूरा नगर निगम को देखेगा वो। वैसे यहां पर भी है, जनपद पंचायत का सदस्य जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र जहां से वो चुन कर आया है उसका तो प्रतिनिधित्व करेगा ही, लेकिन अगर वो अध्यक्ष बन गया है, अगर वो अध्यक्ष बन गया है तो पूरे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेगा वो। ठीक है,
आगे बढ़े। तो इसमें जो है पॉइंट जो है पहला गलत हो गया और चौथा गलत हो गया। ठीक है, चलो चौथे पॉइंट पे भी थोड़ा सा देख लेता हूं। वैसे गलत तो है लेकिन एक बार, जनपद पंचायत अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है वह जिला पंचायत का किन्हीं दो समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है। अध्यक्ष जो है जिला पंचायत के स्थायी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है लेकिन किसी दो के, सबका नहीं। तो यहां पे क्राइटेरिया क्लियर नहीं है ना। स्थायी समिति का पदेन सदस्य तो हो सकता है लेकिन केवल दो ही, ठीक है, केवल दो ही, केवल दो समितियों का। मतलब कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो या कोई भी जनपद पंचायत का अध्यक्ष हो जिसका निर्वाचन क्षेत्र उस जगह पे पड़ रहा है जहां से जिला पंचायत बना है, जो जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के अंडर में, तो वो विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे जनपद पंचायत का अध्यक्ष हो, शॉर्ट में याद रखना ट्रिक है ये कि अधिकतम दो समितियों का ही पदेन सदस्य हो सकता है। अधिकतम दो सदस्यों का ही पदेन सदस्य हो सकता है। अब ये 1 2 3 होगा ना जी, 1 2 3, ठीक है। ये क्या होगा, 1 2 3 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझ पा रहे हो कि इसमें भी क्लियर नहीं है, वो तो गलत हो गया, ये दोनों सही हो गए। इसमें क्लियर नहीं है कि जनपद पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होता है। मैंने बताया ना पंचायती राज में हमको थोड़ा सा सोचकर क्वेश्चन बनाना होता है, हड़बड़ी में नहीं, ठीक है। आ तो रही है जी वॉइस, कैसे बोलते हो नहीं आ रही, ठीक है। ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो दूसरा तीसरा सही है, लेकिन जनपद पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होता है। भले ही दो समितियों का होता है लेकिन सदस्य तो होता है, ठीक है। सबका नहीं होता लेकिन दो का होता है, तो ये आधा सही भी है। 50% आप इसको सही भी मानोगे लेकिन क्लियर नहीं है, इसलिए 50% आप गलत मान लोगे। 50-50 है भाई, तो ऑप्शन मैच कर रहा है बी, क्योंकि 2 3 4 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर क्या लोगे, बी, ठीक है। आप समझ में आ गए, मामला समझ में आ गया कि ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर बी ले रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन होता कि 2 3 और 4 तो फिर हम इसको सही मानते। क्यों? क्योंकि जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन समिति का सदस्य तो होता है लेकिन केवल 2, ठीक है। तो पदेन सदस्य तो होता है स्थायी समिति का, लेकिन क्लियर नहीं है इसलिए इसको गलत भी मानेंगे। और पदेन समिति स्थायी समिति का पदेन सदस्य होता है, ये सही भी है तो इसको सही भी मानेंगे। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जब हमको आंसर लेना हो तो आंसर आएगा बी। हाँ सुधार दिया ना जी। सी ऑप्शन में ये 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है। या सी ऑप्शन को सुधार कर आप क्या बोलोगे, 2 3 4 बनाओगे ना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 3 4, तब आप इसको भी सही मान लोगे, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगर सी ऑप्शन को सुधारते हो तो 2 3 4 में। क्लियर? मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था, 2 3 4 वाला। हाँ सीधी सी बात है, वैसे में विलोपित हो जाता है। कितने प्रतिशत सरपंच जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं? तो जनपद पंचायत में मान लो 100 ग्राम पंचायत है तो 100 का 1/5 ही बुलाएंगे, और 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है। जितने भी होंगे एक जनपद पंचायत में, जितने भी ग्राम पंचायत हो, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच है, तो 20% सरपंच को ही बुलाया जाता है। कितने प्रतिशत? 20%। अगले 20% को अगले साल, अगले 20% को अगले, 1 साल के लिए बुलाया जाता है। ये याद रखेंगे। कितने साल के लिए बुलाया जाता है? 1 साल के लिए। 1 साल आओ भाई, ऐसा करके। क्लियर? 1 साल के लिए बुलाया जाता है, एकदम क्लियर रहना, ठीक है। नेक्स्ट, जनपद पंचायत के कितने प्रतिशत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? तो जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, देखो ग्राम पंचायत समझना है ना, इसको थोड़ा समझाता हूं जी। ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे
वो होता है सरपंच, ठीक है। और सरपंच जब कहां जाए, जनपद पंचायत में जाएगा, सरपंच जब जनपद पंचायत में जाएगा तो सरपंच जो है ये 20% ही जाएंगे जनपद पंचायत में। जनपद पंचायत का मुखिया होता है अध्यक्ष, और अध्यक्ष जब कहां जाएगा, पदेन सदस्य बनने के लिए, पदेन सदस्य ना, सदस्य बनने के लिए देखो सरपंच को जनपद पंचायत में भेजा जाता है, 20% सरपंच को भेजा जाता है। और जनपद पंचायत के जितने भी अध्यक्ष हैं, सभी अध्यक्ष की बात करें हम, अगर वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य बनने जा रहे हैं तो 100% लोग जाते हैं। मतलब जितने भी जनपद पंचायत होंगे सबके सब है ना, कोई क्राइटेरिया नहीं है, सबके सब जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। मतलब जो अध्यक्ष बनेगा वो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, वो वहां बैठक में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता। क्लियर मामला, भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता। चलो आगे बढ़े। हंड्रेड % होगा आंसर। नेक्स्ट, जनपद पंचायत के विषय में सही, ये वाला पॉइंट गलत हो गया, ये सही है क्योंकि संख्या 10 से 25 होती है। इसमें वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति सदस्य बनते हैं, सही। 25% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं, गलत। 20% सरपंच जनपद पंचायत में पदेन सदस्य होते हैं। इसमें जिला पंचायत के कुछ सदस्य मनोनीत किया जाता है, गलत। तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सही हुआ, दूसरा, तीसरा और पांचवा सही हुआ। आंसर क्या आएगा, 2, 3, 5 ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है ना क्यों गलत, पहला क्यों सही है, क्योंकि जनपद पंचायत में 10 से 25 संख्या होती है। 20% सरपंच जनपद पंचायत में जाते हैं, और वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति चुनाव लड़कर ही सदस्य बन सकते हो आप जनपद पंचायत के। तो 2, 3 और 5 सही है। अगला क्वेश्चन, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में क्या समानता है। तो दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, सही। दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, सही। दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, सही। दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व, गलत। जनपद पंचायत से बड़ा है जिला पंचायत, तो एक जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत का बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि जिला पंचायत 33 ही है, जनपद पंचायत 146 है। मतलब एक जिला पंचायत के अंदर में कम से कम कितने, 5 है ना, 5 जनपद पंचायत तो आएंगे ही, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, सही पूछ रहा है, क्या पूछा है इसमें से, सही पॉइंट पूछा है। चलो भाई, 20% सरपंच 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, सही। जनपद पंचायत के 20% लोग नहीं जाते जिला पंचायत में, पूरे 100 के 100% जाते हैं, पूरे 100 के 100 जाते हैं। पहला सही हो गया। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पंचायत समितियों के पदेन सदस्य होते हैं 50-50, 2 समितियों के ही हो सकते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से। राज्यसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी 50-50, क्योंकि उसका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में पड़ना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। राज्य विधानसभा के लिए उस जिले के निर्वाचित समस्त ग्रामीण क्षेत्र, देखो यहां पर बोला है समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के विधायक जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे, बिल्कुल। अगर कोई विधायक है, उसका निर्वाचन क्षेत्र उस ग्रामीण क्षेत्र में आया है, मतलब उस गांव के लोग उसके चुनाव में वोट डाले हैं, तो वो वहां के जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो जाएगा, चाहे सांसद हो, लोकसभा सदस्य हो, या फिर आपका सांसद हो, लोकसभा सदस्य हो, या फिर विधायक हो, ठीक है। लेकिन जनपद पंचायत में केवल विधायक ही जा सकता है, जनपद पंचायत में केवल विधायक जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, है ना। ग्राम पंचायत में कोई नहीं, ग्राम पंचायत में कोई नहीं। ग्राम पंचायत से सरपंच जाएगा किधर, जनपद पंचायत में, और कौन जाएगा भाई, तो विधायक जाएगा, ठीक है। और कौन जाएगा, तो विधायक जाएंगे, ठीक है। एमएलए और कौन जाते हैं, सरपंच लोग, ठीक है। एमएलए और सरपंच।
या तो सरपंच या तो राज्य विधानसभा के सदस्य ही जनपद पंचायत के, मतलब सेकंड लेवल जो होता है जनपद पंचायत, उसके पदेन सदस्य होंगे। हाँ, जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये पॉइंट सही है। जितने भी जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं सभी 100% लोग जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो सही हो रहा है एक, ये तो 50-50 है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि राज्यसभा लोकसभा से लोग जनपद पंचायत में नहीं जा सकते। दिमाग में सेट करो, राज्यसभा लोकसभा विधानसभा ये तीनों ही सदस्य जो है, लोकसभा से लोकसभा सांसद, राज्यसभा से राज्यसभा सांसद और विधायक, ये तीनों तभी जा सकते हैं जब उनका निर्वाचन क्षेत्र उस जिला पंचायत के ग्रामीण क्षेत्र में पड़ रहा हो, तभी जा सकते हैं। लेकिन जनपद पंचायत में सिर्फ 2 ही लोग जाएंगे, सरपंच 20% सरपंच और विधायक जिसका चुनाव क्षेत्र आ रहा हो। ठीक है, आ रहा है समझ में? फास्ट हो गया क्या? नहीं, बहुत आसान है भाई, देखो बहुत ही आसान है। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें, जनपद की बात करें और जिला पंचायत, तो जो चुनाव लड़के आएंगे ना, 2 तरह के सदस्य होते हैं। सदस्य 2 तरह के होंगे इसमें। तो जो चुनाव लड़कर आएंगे, है ना, चुनाव लड़के आएंगे वही सदस्य बन सकते हैं। जनपद में सदस्य जो है, जनपद सदस्य जो है वो 2 तरह के होंगे, एक जो चुनाव लड़कर आएंगे और एक जो पदेन सदस्य होंगे। और पदेन सदस्य 2 ही लोग हो सकते हैं, या तो कोई एमएलए विधायक या तो 20% सरपंच, 1/5 सरपंच उस क्षेत्र के। लेकिन जिला पंचायत सदस्य की जब हम बात करें तो यहां पर सदस्य 2 तरह के होंगे, एक जो चुनाव लड़कर आएंगे। चुनाव लड़के आने वाले कितने लोग होंगे? ग्राम पंचायत में 10 से 20 होते हैं, यहां पर 10 से 25 होते हैं जो चुनाव लड़के आते हैं, और यहां 10 से 35 होते हैं। ठीक है भाई। और जो पदेन सदस्य होते हैं वो याद रखना, लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी और विधानसभा एमएलए। ठीक है, ये तीनों, और जनपद अध्यक्ष। जनपद अध्यक्ष देखो इसी तरह से नोट्स में भी लिखा हुआ है, जनपद अध्यक्ष सभी। ठीक है, जनपद अध्यक्ष सभी, ये सारे पदेन सदस्य होते हैं जिला सदस्य, जिला पंचायत में। ठीक है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा विधानसभा वाले में क्राइटेरिया ये है कि उनका निर्वाचन क्षेत्र उस जिला पंचायत के क्षेत्र में आना चाहिए। इस एमएलए का निर्वाचन क्षेत्र उस जनपद पंचायत के ग्रामीण क्षेत्र में आना जरूरी है। ठीक है, तो अब मामला समझ में आया कि ग्राम पंचायत में जो सदस्य होते हैं वो 5 ही होते हैं, लेकिन जनपद और जिला में जो चुनाव लड़के आ रहे हैं वो सदस्य हैं, पदेन सदस्य और चुने जाते हैं। ठीक है, एमएलए ऑटोमेटिक बन जाता है, सरपंच 1/5 बुलाए जाते हैं, जिला पंचायत में भी सदस्यों को बुलाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा विधायक जाके इनके बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। जो पदेन सदस्य होंगे उनके लिए एक ही क्राइटेरिया है, आप बैठक में भाग ले सकते हो लेकिन वोट नहीं डाल सकते। आप बैठक में भाग तो ले सकते हो लेकिन वोट नहीं डाल सकते। क्लियर? तो इस हिसाब से 1, 5 और 6 सही है, 3 ही चुनना है, तो ऑप्शन बी सही होगा। आ रहा है भाई मामला समझ में? क्लियर हुआ चीजें? मैं बोला था ना पंचायती राज हम आराम से चलेंगे, फास्ट नहीं जाएंगे, बस आराम से चलेंगे। सही क्या है? जनपद पंचायत के विषय में सही पॉइंट को चुनना है। निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य, जनपद क्षेत्रों से चुने गए समस्त विधायक वहां के पदेन सदस्य होते हैं। जनपद क्षेत्र के वे विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सही। जनपद क्षेत्र के समस्त लोकसभा सदस्य, गलत, लोकसभा नहीं आ सकते। समस्त सरपंच नहीं आ सकते। जनपद क्षेत्र के 1/5 सरपंच आते हैं। तो यहां पर 3 पॉइंट सही चुनना है। ठीक है, 3 पॉइंट सही चुनना है और हमारे पास 4 पॉइंट आ रहा है सही। तो इसमें से कोई एक 50-50 के मामले में जाएगा। ठीक है, देखो भाई, छठवां सही है, तीसरा सही है, पहले और दूसरे में ही हमको चुनना है। देखो इन दोनों पॉइंट में देखो कौन सा सही ज्यादा लग रहा है।
तो मैंने आपको बताया है कि वो विधायक होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वही सदस्य बन पाएंगे। तो इस हिसाब से ये वाला पॉइंट गलत हो गया। निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्य तो होंगे ही भाई, जो चुनाव लड़कर आया वो तो सदस्य बनेगा ही, लेकिन वे विधायक जो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो भी पदेन सदस्य होंगे। 1/5 सरपंच को बुलाया जाएगा, ठीक है, 1/5 सरपंच को बुलाया जाएगा। लोकसभा राज्यसभा का कोई रोल नहीं है जनपद पंचायत में। 1, 3 और 6 होगा। क्लियर है मामला? मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो, इसमें भी सही क्या है, चुनना है। तो निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य सही है। दूसरा पॉइंट भी आपका देखो, दूसरा पॉइंट सही लग रहा है, तो दूसरा भी सही है। राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः पड़ता हो चाहे अंशतः पड़ता हो। तीसरा पॉइंट, राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र, जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच नहीं, 20%। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य का कोई रोल नहीं होता। तो सही कौन सा हुआ? 5वां सही हुआ, दूसरा सही हुआ और पहला सही हुआ। ठीक है, 5वां, दूसरा और पहला। वैध क्या नहीं है, 4 ऑप्शन में से एक टिक मारना है भाई, क्या गलत है। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है, बिल्कुल। अब विधायक नहीं जा सकता तो अपने जगह पे अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है। एक लोकसभा का सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य, क्योंकि जिला पंचायत का ही पदेन सदस्य बन सकता है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, सांसद जनपद पंचायत नहीं जा सकते। बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है, बिल्कुल, इनके प्रतिनिधि आते हैं बैठक में भाग लेने के लिए। राज्यसभा के सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है, बिल्कुल सही। एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है, ये गलत पॉइंट है, नहीं, इसका अधिकार नहीं है, इसको खुद जाना होगा। 17 क्वेश्चन का डी जो है वो गलत है। ठीक है, डी जो है वो गलत है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। ठीक है, बताओ, राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम उस जनपद के ग्राम पंचायत के सूची में है, वो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा के लोग जनपद पंचायत में नहीं जा सकते। राज्यसभा लोकसभा के लोग जनपद पंचायत में नहीं जा सकते। ठीक है, जनपद पंचायत की बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है? नहीं, जब जा ही नहीं सकता तो प्रतिनिधि क्यों नियुक्त करेगा। यह जनपद पंचायत की समस्त स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होता है? गलत, तीनों ही पॉइंट गलत हो गया। सीधा सीधा है कि जनपद पंचायत में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जा ही नहीं सकते, तो फिर सीधी सी बात है, बात ही खत्म हो गया। ठीक है, इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार किसे है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ये स्वीकृत करने का अधिकार होता है जनपद पंचायत को। जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है? तो पंचायत का जो संचालक होता है, पंचायत का जो संचालक होता है उसका नियंत्रण होता है जनपद पंचायत पर। ठीक है, पंचायत के संचालक का। जनपद पंचायत की विभिन्न प्रकार की योजनाओं और रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन सा कार्य जनपद पंचायत नहीं करती है? पहला, राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं की वार्षिक योजना तैयार करना, यह करती है। जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी ग्राम पंचायतों से वार्षिक योजना तैयार करना, यह भी काम है इसका। काम एवं विकास योजनाओं से संबंधित योजनाओं को जनपद पंचायत के फंड से संचालित करना। जनपद पंचायत का मेन काम योजनाओं को ही संचालित करना होता है, इसलिए सब पॉइंट सही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त वार्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, जनपद पंचायत नहीं करेगी इस चीज को। ठीक है, ये नहीं, ऑप्शन डी गलत है। यदि राज्य सरकार द्वारा जनपद पंचायत का विघटन कर दिया जाए तो क्या होगा?
विघटन कर दिया जाए तो क्या होगा? जनपद पंचायत के कार्यों का संपादन करने के लिए राज्य सरकार एक समिति नियुक्त करेगी। बिल्कुल सही। समिति पंचायत के शेष अवधि तक काम करेगी? नहीं, समिति पंचायत के चुनाव तक, मतलब जब तक नया जनपद पंचायत ना बन जाए तब तक के लिए काम करती है, शेष अवधि के लिए नहीं। समिति को वैधानिक कार्यवाही करने की शक्ति होगी? नहीं, वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकती समिति कोई सभी। ठीक है। समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा? गलत, वो पूरा शासन गठित करके देती है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों पॉइंट गलत है, केवल पहला पॉइंट सही था कि अगर जनपद पंचायत अचानक से विघटन हो जाए तो शासन एक समिति गठन करेगी, जो कि जनपद पंचायत जब तक फिर से ना बन जाए तब तक वो काम करेगी, शेष अवधि तक नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट पहला सही है बिल्कुल। जनपद पंचायत के कार्यों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? एकीकृत ग्रामीण विकास, सार्वजनिक बाजार और मेलों का प्रबंध सही है। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना नहीं। प्राकृतिक आपदाओं से आपातिक सहायता की व्यवस्था करना सही। ऑप्शन सी सिर्फ गलत है। कौन सा गलत है भाई? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। यहां पर हो गया आपका जनपद पंचायत खत्म। अब आएगा जिला पंचायत। ये देखो भाई, ये जनपद पंचायत के कार्य होते हैं, इतने सारे काम होते हैं जनपद पंचायत के। दिख रहा है? स्वीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, सार्वजनिक बाजार व मेलों का प्रबंध, प्राकृतिक आपदाओं में आपातिक सहायता, तीर्थ यात्रा एवं त्योहारों में व्यवस्था करना, सार्वजनिक शौचालयों का प्रबंध, ग्रामीण योजना का कार्यक्रम, कुटीर उद्योग, प्रौढ़ शिक्षा, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए महिलाओं एवं युवा बाल कल्याण। जिला पंचायत जनपद पंचायत के जैसा ही होता है, इसलिए इसके क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे। पहला, जिला पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या, तो आप जानते हो 10 से 35। कितना भाई? 10 से 35 होते हैं जिला पंचायत में। ठीक है। जिला पंचायत, जनपद या जिला पंचायत के निर्वाचित होने वाला प्रतिनिधित्व तो कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो आप सभी को पता है, ठीक है, आप सभी को पता है कि जनपद पंचायत जो है उसका सदस्य 5000 और जिला पंचायत के सदस्य 50,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला और चौथा पॉइंट सही होगा, पहला और चौथा, मतलब ऑप्शन बी। चलो, यदि किसी जिले की जनसंख्या 25 लाख है तो जिला पंचायत के कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे? तो जब 50,000 पर एक है तो सीधी सी बात है 1 लाख पर कितने होंगे? 2 लोग होंगे। अगर 1 लाख पर 2 लोग हैं तो 25 लाख पर कितने हो जाएंगे? तो 25 लाख पर 50 लोग होंगे। और आप फटाक से 50 पर टिक कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जिला पंचायत की अधिकतम संख्या जो है वो 35 होती है। तो जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए, अधिकतम 35 लोग ही होंगे, 50 गलत। आया मामला समझ में? एकदम शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि 50 क्यों गलत हो गया, है ना। 1 लाख पे 2 लोग हो जाएंगे। अगर 50,000 पे 1 है तो 1 लाख पे 2 लोग होंगे, 25 लाख पे 50 लोग हो गए। लेकिन जिला पंचायत में अधिकतम 35 लोग ही हो सकते हैं, इसलिए संख्या कितनी भी बढ़ जाए, अधिकतम 35। क्लियर मामला? चलो अगला क्वेश्चन। जिला पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? है ना, जिला पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह बताना है आपको। चलो जल्दी से बता दो। पहला 10, न्यूनतम 10, अधिकतम 35, 50,000 पे 1, ये गलत है। 15 से 25 गलत है। ठीक है, 10 से 35 होता है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, किस तिथि से जिला पंचायत की अवधि की गणना की जाती है? कोई भी पंचायत हो, पहले सम्मेलन की तिथि से ही गणना की जाती है। कोई भी पंचायत हो, पहले सम्मेलन की तिथि से ही गणना की जाती है। जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। तो जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? तो जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, विधायक, सांसद और अध्यक्ष ये वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, बैठकों में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते।
ठीक है, इसलिए आंसर आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा जी इसका? आंसर आएगा केवल एक सही है, केवल एक सही है, क्योंकि अध्यक्ष के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं, पदेन सदस्य नहीं। ठीक है, पदेन सदस्य नहीं। गणपूर्ति, देखो भाई, गणपूर्ति के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। यह है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा में दो क्षेत्र होते हैं, एक सामान्य होता है और एक अनुसूचित होता है। ठीक है, इसकी गणपूर्ति अलग होती है। फिर होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, एक होता है जनपद, ग्राम पंचायत के ऊपर जनपद पंचायत और उसके ऊपर होता है जिला पंचायत। तो गणपूर्ति जो है, याद रखना, ग्राम पंचायत में 1/2 होना चाहिए, जिला और जनपद पंचायत में जो गणपूर्ति है वो 1/3 होना चाहिए। ठीक है, एक बटे 3 होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत में आधे लोग पहुंचने जरूरी है, जनपद और जिला में 1/3 लोग का पहुंचना जरूरी, नहीं तो गणपूर्ति पूरी नहीं मानी जाएगी। ग्राम सभा में 1/10 और अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 गणपूर्ति होना जरूरी है। यहां पर एक क्राइटेरिया एक्स्ट्रा होता है कि 1/10 का 1/3 महिला होना भी जरूरी है। 1/3 महिला होना भी जरूरी है, या पूरे की पूरे महिला होंगे तो भी चलेगा। इसका भी 1/3 का 1/3 महिला होना जरूरी है। अगर ये महिलाएं नहीं आती हैं तो गणपूर्ति नहीं मानी जाएगी। इधर महिलाओं का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनाते हैं। जिला पंचायत की गणपूर्ति के लिए 1/3 सदस्य, जनपद पंचायत के लिए भी 1/3, ग्राम पंचायत की गणपूर्ति 1/4 गलत, ग्राम पूर्ति अरे चारों दो सब ऑप्शन सेम हो गया जी इसमें। तो ग्राम सभा की गणपूर्ति, अच्छा ये ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, ये भी गलत, 1/4 नहीं। ग्राम पंचायत में 1/2 होना चाहिए गणपूर्ति, आधे लोग, और ग्राम सभा में सामान्य में 1/10 और अनुसूचित में 1/3 होना जरूरी है। तो यहां पर पहला और दूसरा पॉइंट सही है। ठीक है, यहां पर पहला और दूसरा पॉइंट सही है। आगे समझ में गणपूर्ति के बारे में एक लाइन से देख लो। ठीक है, एक लाइन से आप पूरे गणपूर्ति को समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति 1/3 गलत, जनपद सही है, जिला सही है, ग्राम पंचायत में 50% होते हैं, मतलब ये सही हो गया, ये गलत, ये गलत। आपका 2, 3, 4 सही है ना, अभी बता दिया मैंने, 2, 3, 4 मतलब ऑप्शन ई। जिला पंचायत के पदेन सदस्य कौन होते हैं? जिला पंचायत के पदेन सदस्य, यहां पर पूछा है जिला पंचायत के पदेन सदस्य। निर्वाचित सदस्य नहीं पूछा है, गलत। लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा हो सकते हैं, विधानसभा के हो सकते हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, सरपंच जिला नहीं जाते। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन ढूंढना था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। देखो कैसे फास्ट ट्रैक वे में बन जा रहा है। बिल्कुल पदेन सदस्य के बारे में पूछा, मैंने आपको बताया जिला में पदेन सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और जनपद पंचायत चारों हो सकते हैं। जिला पंचायत के गठन में क्या सही है? चलो इसमें भी देखो ऐसे चुनना है। निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, पूर्णतः या अंशतः अगर उनका निर्वाचन हो रहा है तो लोकसभा वाले भी होंगे। राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल होंगे जिनका नाम आया है, लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में नहीं। नगरीय क्षेत्र वाले आपके पंचायत में पदेन सदस्य नहीं बन सकते। तो 1, 2 और 3 सही है इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में 1, 2, 3 सही है, मतलब ऑप्शन बी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मैं फास्ट ट्रैक क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि सब पढ़ा चुका। जिला पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, गलत। जिला पंचायत का अध्यक्ष जिले के एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उनमें से निर्वाचित किया जाता है, यह सही है। जिला पंचायत का अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यह सही है। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, तीसरा और चौथा सही है। और साथ में जो प्रतिनिधि होते हैं, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रतिनिधि अपने में से एक जन को चुनेंगे ना प्रत्यक्ष रूप से, चुनाव तो अप्रत्यक्ष होता है।
तो कहीं ना कहीं 2, 3 और 4 सही है, पहला गलत। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता, प्रतिनिधि अपने सामने चुनेंगे ना भाई, प्रत्यक्ष मतलब सामने होना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या है, ग्राम पंचायत जनपद पढ़ लिया, जिला भी कर ही लो। जिला पंचायत की संरचना, जिले के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे। जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा का सदस्य नहीं, सॉरी, जिसका निर्वाचन पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र में पड़ता है वो पदेन सदस्य नहीं बन सकता। विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित है, पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है, और जिले के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष ये भी जो है पदेन सदस्य बनते हैं। जनपद पंचायतों के 20% गलत। तो पहला और छठवां पॉइंट हमको सही मिल गया है, पहला और छठवां पॉइंट हमको इसमें सही मिल गया भाई, बिल्कुल ठीक है। अब और कौन कौन सा सही है, अगर विधानसभा सदस्य उस जिले से निर्वाचित है तो जरूरी नहीं है ऐसा होगा, ठीक है। तो चौथा पॉइंट भी यहां पर क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है बोल रहा है, तो नगरी नहीं है तो कुछ ग्रामीण में आ रहा होगा, तो ये सही होगा। पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है मतलब कुछ ग्रामीण में आ रहा है, मतलब ये सही होगा। अगर वो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा का सदस्य है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि उसका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए। तो पूरी तरह से नगरीय नहीं है मतलब ग्रामीण होगा, सीधी सी बात है। इसलिए तीसरा और पांचवा पॉइंट सही हो रहा है। मामला समझ में आया? तीसरा और पांचवा पॉइंट क्यों सही हो रहा है? क्योंकि यहां पर पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र है नहीं बोल रहा है, नगरीय क्षेत्र नहीं है। तो जब पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है तो कुछ क्षेत्र ग्रामीण होंगे, ठीक है, कुछ क्षेत्र क्या होंगे, ग्रामीण होंगे। लो भाई देखो क्वेश्चन, ठीक है। देखो पहला तो होगा ही, तीसरा क्यों सही होगा, क्योंकि पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है बोल रहा है। पांचवा क्यों सही होगा, क्योंकि पूरी तरह से नगरीय क्षेत्र नहीं है बोल रहा है। छठवां इसलिए सही होगा क्योंकि सभी अध्यक्ष जो है पदेन सदस्य बनते हैं। 20% वाला क्राइटेरिया सरपंचों के लिए होता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट करते हैं। कौन सा अधिकारी पंचायती राज से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है? तो इसमें से कौन सा अधिकारी है जो पंचायती राज से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है? तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीईओ, ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, बाकी तो बदलते रहते हैं। इस राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है? तो सीधी सी बात है, प्रशासन के रूप में जारी करने का अधिकार जिला पंचायत को है। किसको है जी? जिला पंचायत को है, ठीक है। अगला, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के वार्षिक लेखा प्रशासकीय रिपोर्ट के संबंध में क्या सही नहीं है? यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष 15 जून तक प्रस्तुत करना होता है, यह सही है। इस रिपोर्ट को जनपद पंचायत तथा एवं जिला पंचायत के बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है, यह भी सही है। इसे हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित करना होता है, गलत। इसे हिंदी में प्रकाशित करना होता है, अंग्रेजी में नहीं, ठीक है। इसे संबंधित कार्यालयों के सूचना पटल पर लगाना होता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन जो है सिर्फ कौन सा गलत हुआ? तो हमारा ऑप्शन गलत हुआ, ऑप्शन सी। तो आंसर क्या ले लोगे आप? ऑप्शन सी, क्योंकि हिंदी में जारी करना होता है, इंग्लिश में नहीं। 15 जून तक जारी करना होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत के शक्तियों के विषय में क्या सही है? जिला पंचायत की ऐसी क्या शक्ति है अनुसूचित क्षेत्रों में? लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण करना, जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण करना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य सब करना होता है इनको। तो सीधी सी बात है, उपर्युक्त सभी आंसर आएगा, ठीक है, उपर्युक्त सभी आंसर आएगा। जिला पंचायत की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की अध्यक्षता करनी चाहिए? तो किसी भी लेवल पर, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, 1/2 सदस्य मतलब आधे सदस्यों को बुलाना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर पंचायत का क्लास खत्म। ग्राम, जनपद, जिला पंचायत तीनों हमने पढ़ लिया बेहतरीन वे में। जिला पंचायत थोड़ा फास्ट वे में देख लिए क्योंकि सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। तो पंचायत में ग्राम, जनपद और जिला तीनों मैंने आपको कवर करा दिया, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करना है आपको। और जिनको भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, नीचे नंबर चल रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है।
अगर आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, आप जान रहे हो 200-300 रुपए में आपको कोर्स मिल जाता है, कंप्लीट कोर्स, तो आप मुझे इस नंबर पर क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। किसी प्रकार की समस्या के लिए भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। तो आप सबको जय हिंद, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज का क्लास कंप्लीट। ये रहा पंचायती राज का बुक। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ये बुक आप मंगा सकते हो। बुक ऑर्डर करने के लिए, है ना, बुक अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप 7489993939 इस नंबर पे आप क्या कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। ये पंचायती राज का बुक आप मंगा सकते हो, लेकिन इसमें लैंग्वेज थोड़ा टफ है पहले, लेकिन आपके काम का चीज जो है इसमें मिलेगा। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपको यही बुक हेल्प करेगा। क्लासरूम का जी रेगुलर तो ले ही रहा हूं क्लास, है ना। एप्लीकेशन में मैंने बस्तर संभाग कंप्लीट करा दिया है, तो जो भी बच्चे नहीं देख पाए हैं या लाइव नहीं जुड़ पाए, आप रिकॉर्डेड पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब नया संभाग चालू होने वाला है। और बस्तर संभाग को, पूरा बस्तर के 7 जिलों को मैं एक बार में कल पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, तो उसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। प्राइस ज्यादा नहीं है जी, कितना ही होगा प्राइस, 160 रुपए, ठीक है। चलो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जिनको भी एडीओ कोर्स ज्वाइन करना है, अभी भी ऑफर चल रहा है आपका, 255 रुपए में एडीओ मिल जाएगा, है ना। और पीएससी व्यापम का ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा है कोर्स, क्योंकि उसमें 1 साल की वैलिडिटी भी है और मल्टीपल एग्जाम का तैयारी आपको कराया जाता है, ठीक है। 1199 रुपये उसका फीस है। युवा 50 कूपन कोड लगा है, उसको कूपन कोड को क्लिक कीजिएगा, 599 में मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कोर्स आपको 255 रुपये में मिल जाएगा एडीओ, और परिचारक वनरक्षा के भी आपको वही 200-300 के रेंज में ही मिल जाता है। और अगर व्यापम पीएससी ले लोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो व्यापम पीएससी से आपका हो जाएगा। बाकी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, 9300999939। टाटा, ठीक है भाई, टाटा सब।